नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 52। सुबह का 1 बजे का समय। सान्या अभी भी सोई नहीं थी क्योंकि उसने देखा कि अर्जुन अभी तक वापस नहीं आया था। दिन में जो कुछ हुआ था उसे याद करके वह परेशान हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वह नहीं जानती कि अर्जुन कौन है। शुरुआत में तो उसने अर्जुन को एक गरीब देहाती लड़का ही समझा था जो सोना खोजने आया था। वह अपना किराया भी नहीं दे पा रहा था और उसे अपनी इज्जत को त्याग कर एक महिला से पैसे मांगने पड़े। इतना ही नहीं, वह एक असली धोखेबाज भी था। उसके व्यवहार के कारण न केवल सान्या उसे नीची नज़र से देखने लगी थी, बल्कि उसने शुरू में उससे नफरत भी करवा दी थी। यदि ऐसा न होता कि वह बिल्कुल उसके मृत सहपाठी जैसा दिखता था तो शायद वह उसे अपने साथ नहीं रखती। हालांकि बाद में उसे पता चला कि वह गलत थी। वह उसके बारे में पूरी तरह से गलत थी। अर्जुन ने बार बार उसके प्रति अपनी धारणा बदलवाई थी। एक नुस्खा जो उनके द्वारा लिखा गया था वह मैग्निफिसेंट ग्रुप की नज़र में अमूल्य साबित हुआ। यहाँ तक कि रिवर सिटी के दिग्गज व्यापारिक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रजत शेनॉय को भी उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना पड़ा। राजधानी के चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र को, साथ ही 5वें पीपुल्स अस्पताल के अध्यक्ष को भी उनकी सेवा करनी पड़ी। दरवाजे के बाहर रहस्यमयी लोगों के समूह का तो जिक्र ही न करें। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसे उन रहस्यमयी लोगों से खतरे का आभास हुआ। उसने इसे अपने दिल की गहराई से महसूस किया। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो शुरू में घुस आए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे शुरू से ही अस्तित्व में ही नहीं थे। सान्या ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि उन्हें रहस्यमयी लोगों ने मार डाला है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अर्जुन के माध्यम से एक नई दुनिया से जुड़ गई थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब वह अपने विचारों में डूबी हुई थी, तभी एक फ़ोन कॉल ने उसे वास्तविकता से परिचित करा दिया। उसने तुरंत उत्तर बटन दबाया और दूसरी ओर से एक चुंबकीय आवाज़ गूंजी, क्या आप ठीक हैं? आवाज़ सुनते ही सान्या ने अनजाने में अपना मुंह ढक लिया और उसके चेहरे पर अनियंत्रित रूप से आंसू बहने लगे। वह रुंधे गले से बोली, मैं ठीक हूँ, वे लोग चले गए हैं। अब तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? फोन पर दूसरी तरफ से राहत की गहरी सांस सुनाई दी। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, लेकिन मैं सुबह वापस आ जाऊंगा। चिंता मत करो, अलविदा। फोन कट गया। हालांकि सान्या तैयार नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि एक महिला होने के नाते उसे किसी पुरुष से बाहर काम के बारे में पूछना या उसे परेशान नहीं करना चाहिए। वह अचंभित होकर स्क्रीन को देखती रही। अचानक स्क्रीन पर कैलेंडर का नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। मल्होत्रा परिवार की पुण्यतिथि। हाँ, कल मल्होत्रा परिवार की पुण्यतिथि है। मुझे लगता है कि इस साल भी मैं ही एकमात्र आगंतुक रहूंगा। इस बीच स्काईस्टोन पर्वत पर, स्काईस्टोन माउंटेन रिवर सिटी में एक बहुत प्रसिद्ध कब्रिस्तान पर्वत था। ऐसा कहा जाता था कि इस पर्वत में उत्कृष्ट फेंग शुई भी थी। यहाँ दफनाए गए पूर्वज आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करते थे। यही कारण है कि रिवर सिटी के अधिकांश लोग मृतकों को यहीं दफनाना पसंद करते थे। सुबह के समय हर कोई एक दूसरे के बगल में स्थित अनगिनत कब्रों को देख सकता था। और हाँ, ठंडी हवा का झोंका भी महसूस कर सकता था जो आसानी से रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता था। अचानक एक काली छाया जैसी आकृति स्काईस्टोन पर्वत की ओर इतनी तेज गति से बढ़ती हुई दिखाई दी कि उसे देखना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह आकृति रुक गई और एक कब्र के सामने खड़ी हो गई। वह वहां स्थिर खड़ी थी, मानो वह पत्थर से डर गई हो। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि अर्जुन थी। कई सालों के बाद अर्जुन वापस कब्र के पास गया था। उस पर खुदे नामों को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वह अब अपनी भावनाओं को दबा नहीं पा रहा था। एक आंसू उसके गाल से लुढ़क कर जमीन पर गिर गया। हालांकि वह एक मजबूत इंसान था, फिर भी उसके मन में अपने माता पिता के लिए एक नर्म जगह थी। हालांकि उसने कई लोगों को मार डाला था, फिर भी वह एक ऐसा इंसान था जो अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसता था। पिछले 5 वर्षों में किसने सोचा था कि उसके जैसा कमजोर व्यक्ति खूंखार जंगली जानवरों का वध करने का साहस करेगा? कौन जानता था कि ऐसा युवक, जिसने साधना के सर्वोत्तम वर्षों को गंवा दिया था, राख से फीनिक्स की तरह कैसे उठ खड़ा होगा? कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि उसे कितनी पीड़ा और कष्ट से गुजरना पड़ा होगा। वह पागलों की तरह खेती करता था। उसने अनगिनत लोगों को मार डाला। इसी से उसे प्रसिद्धि मिली। वह, अर्जुन, किसी भी चीज या किसी पर विश्वास नहीं करता था। वह केवल अपने आप पर विश्वास करता था। हालांकि उस समय वह कोई नहीं था। वह मल्होत्रा परिवार का अर्जुन मात्र था। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे और युद्धवीर को जमीन पर फेंक दिया। घुटने टेको।
स्वयं मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर होने के नाते युद्धवीर ऐसा अपमान कैसे सहन कर सकते थे। वह उठकर खंभे की तरह सीधा खड़ा हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने सच्ची क्यूई के 2 भंवरों को संघनित किया और इसे सीधे युद्धवीर के पैरों के बीच के स्थान पर निशाना बनाया। धम्म। युद्धवीर को कब्र के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। नमन। अर्जुन की बर्फीली ठंडी आवाज एक बार फिर गूंजी। युद्धवीर ने चुपचाप सहते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। मैं, युद्धवीर, किसी के सामने आसानी से नहीं झुकूंगा। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाकर युद्धवीर की गर्दन पकड़ ली और अगले ही पल युद्धवीर को झुकने पर मजबूर कर दिया। टकराना। युद्धवीर के माथे से तुरंत ही खून की धार बह निकली। दोबारा, दोबारा। 10 बार वार करने के बाद युद्धवीर लगभग बेहोश हो गया था और उसका माथा खून से भर गया था। अस्पष्ट रूप से उसने अर्जुन की आवाज सुनी, पिताजी, माता, चेन र आपसे मिलने आया है। चेन र ने साधना का मार्ग अपनाया है और अब बदला लेने में सक्षम है। चेन र ने शपथ ली है कि वह 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर की घटना में शामिल सभी लोगों को उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए सीधे नर्क में भेज देगा, जिसमें कैपिटल सिटी का आदमी भी शामिल है। अर्जुन ने स्वयं 1 दर्जन राउंड गोलियां चलाईं। इसके बाद उसने अपनी आंखें मूंद लीं और अपने पास खड़े युद्धवीर को मौत की निगाह से घूरने लगा। ठीक है, तुम घुटने टेक कर कोटोव कर चुके हो। तुम कैसे मरना चाहते हो? युद्धवीर के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। अचानक उसे कुछ याद आया और वह घबरा कर बोला, तुम मुझे अभी नहीं मार सकते। मुझे एक रहस्य पता है। वह तुम्हारे माता पिता के बारे में है। अर्जुन अचंभित रह गया। उसने युद्धवीर को पकड़ लिया और पूछा, क्या रहस्य है? युद्धवीर ने अर्जुन की ओर देखा और फुसफुसाया, दरअसल तुम्हारे माता पिता। युद्धवीर ने अपनी बात पूरी किए बिना ही अपने मुंह से एक छोटा सा काला तीर थूक दिया। ये तीर सीधे अर्जुन पर निशाना साध रहा था। अर्जुन ने तुरंत ही आने वाले खतरे को भांप लिया। एक ठंडी मुस्कान के साथ वह एक तरफ झुक गया और हमले से बच गया। आपने इसके लिए पूछा? अगले ही पल अर्जुन ने अपनी हथेली की लहर से ट्रू क्यूई के एक झोंके को फैलाव बल के भंवर में बदल दिया। ये बल एक तेज ब्लेड की तरह था जिसने युद्धवीर पर वार किया। तभी युद्धवीर का सिर जमीन पर गिर गया और उसका कटा हुआ शरीर पीछे की ओर गिर गया। आज मैं, अर्जुन, अपने मृत माता पिता के सम्मान में तुम्हारा सिर बलिदान कर दूंगा। उसके बाद अर्जुन ने युद्धवीर के शरीर को नष्ट कर दिया और युद्धवीर के सिर को एक काले थैले में भरकर कब्र के सामने रख दिया। ये सब करने के बाद वह पहाड़ की तलहटी में स्थित एक 24 घंटे खुले रहने वाले सुपरमार्केट में गया और वहां से एक बोतल सफेद शराब खरीदी। फिर वह कब्र के पत्थर पर वापस लौटा और उस पर झुककर अकेले ही शराब पीने लगा। पिछले 5 सालों से वह खुद को नशे में धुत होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। हालांकि उस दिन वह आंख मूंदने को तैयार था। वह सिर्फ अपने माता पिता के साथ रहना चाहता था, जिनकी 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में मृत्यु हो गई थी। सुबह के 9 बजे थे। एक बीटल गाड़ी धीरे धीरे स्काईस्टोन माउंटेन की ओर जा रही थी। हालांकि सान्या पूरे दिन डरी हुई थी, फिर भी वह हर साल उसी समय पर मृत मल्होत्रा परिवार से मिलने जाती थी, चाहे कुछ भी हो। अगर वह उनसे मिलने नहीं जाती तो कोई और भी नहीं आता। ये कितना दयनीय था। पिछले 5 वर्षों से वह आदतन ऐसा करती आ रही थी। पहाड़ की तलहटी में अपनी कार पार्क करने के बाद वह हाथ में कुछ स्मृति उपहार लेकर सीढ़ियों की ओर चलने लगी। सीढ़ियां बहुत लंबी थीं। जब वह 2/3 रास्ता तय कर चुकी थी तो वह पसीने से लथपथ होकर हाँफने लगी थी। अचानक उसने आंखें मूंद लीं क्योंकि उसने मल्होत्रा परिवार की समाधि के सामने एक आदमी को बैठे देखा। कब्र का पत्थर काफी दूर होने के कारण वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह आदमी शराब पी रहा था। क्या वह मल्होत्रा परिवार का कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है? सान्या उत्सुकता से सीढ़ियां चढ़ती रही। धीरे धीरे उस आदमी का चेहरा साफ होता गया। जब उसने आखिरकार देखा कि वह आदमी कौन था तो उसका दिमाग खाली हो गया। वह स्तब्ध रह गई और अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गई। जैसे ही उसने अपना मुंह ढका, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसका शरीर भी बेकाबू होकर कांपने लगा। वह कैसे हो सकता है? अध्याय 53। कोई नहीं जानता था कि सान्या को उस समय कैसा महसूस हो रहा होगा। शायद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल तूफानी लहरों में बह गया हो। सख्ती से कहा जाए तो उनका वहां आना संभव नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका मल्होत्रा परिवार से कोई लेना देना नहीं था, जो 5 साल पहले खत्म हो चुका था। हालांकि वह वहां था, उसकी आंखों के ठीक सामने। अर्जुन, अर्जुन, मुझे पता होना चाहिए था। अपने आप से बड़बड़ाने के बाद उसे एहसास हुआ और उसकी आंखें अनियंत्रित रूप से बहने लगीं। सान्या को तब यकीन हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था।
ये वही लड़का था जो 5 साल पहले लापता हो गया था, जिसके बारे में सभी को लगा था कि वह मर चुका है, हालांकि उसका शव कभी नहीं मिला। वह आदमी जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, मरा नहीं था। वह अभी भी जिंदा और स्वस्थ था। उनके साथ रहने के दौरान सान्या को पहले भी उस पर शक हुआ था। यद्यपि वे दोनों एक जैसे नहीं दिखते थे तथा उनके व्यक्तित्व भी भिन्न थे, फिर भी एक परिचयात्मक भावना ने उसे सब कुछ बता दिया था। अर्जुन, वह वापस आ गया है। वह धरती हिला देने वाली शक्ति के साथ वापस आ गया है। इस बारे में सोचें तो जो व्यक्ति 5 साल पहले मर गया था, वह शायद मल्होत्रा परिवार का कचरा था जिसका हमेशा मजाक उड़ाया जाता था। जबकि अब अर्जुन ने वह मुखौटा उतार फेंका था और अपना असली रूप प्रकट कर दिया था। मुखौटे के नीचे छिपा वह व्यक्ति वर्तमान श्री अर्जुन था, जिसे कई लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे और जिसकी चापलूसी करते थे। सान्या को अचानक वह दिन याद आ गया जब उसने अर्जुन की लाश को गलती से देखा था। वह ये देखकर चौंक गई थी कि उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था। पिछले 5 सालों में उन्हें क्या क्या सहना पड़ा होगा। उन्हें जरूर दर्द सहना पड़ा होगा। अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को मरते हुए देखने का दर्द, साथ ही नफरत से भरे हुए अकेलेपन में जीना। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी कल्पना कोई आम इंसान कर सकता था। वह ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि 15 वर्षीय लड़का ईस्ट कोइन झील में गिरते समय कितना असहाय महसूस कर रहा होगा। जीते जी उसे जो पीड़ा सहनी पड़ी वह उसकी मृत्यु की पीड़ा से कहीं अधिक भयानक थी। सान्या एक एक कदम सीढ़ियां चढ़ती रही। हर कदम उसे अतीत की कोई याद दिलाता हुआ लग रहा था। उसे अच्छी तरह याद है कि उस दिन जब शरण्या ने सभी अध्यापकों और छात्रों के सामने अर्जुन के कबूलनामे को कठोरता से अस्वीकार कर दिया था, तो उसका चेहरा कितना पीला पड़ गया था। वह केवल दूर से देख सकती थी, उन्हें अर्जुन की ओर इशारा करते हुए देख रही थी और उसे बेकार कहकर डांट रही थी। वह उसके लिए खड़ा होना चाहती थी, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं थी। वह उन कुलीन बच्चों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए बहुत कमजोर थी। हालांकि वह अपने दिल की गहराई में जानती थी कि अर्जुन कोई कचरा नहीं था। जब उसने उन गुंडों को भगाया था तब उसके चेहरे पर जो वीरता थी, वह तब से उसके दिल में बसी हुई थी। हालांकि उस घटना के बाद से अर्जुन उदास रहने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं रही। वह हर दिन स्कूल से भाग जाता था और एक बेघर आवारा कुत्ते की तरह अपनी जिंदगी जीने लगा। उसने उससे कुछ प्रश्न पूछकर उसे सलाह देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे अस्वीकार कर दिया। कुछ समय बाद अर्जुन कई दिनों तक कक्षा में नहीं आया, लेकिन स्कूल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह उसके घर गई और तब जाकर उसे पता चला कि घर को सील कर दिया गया है। रिवर सिटी में मल्होत्रा परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसे ये भी पता चला कि अर्जुन और उसके माता पिता की मृत्यु एक भोज समारोह में हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन जैसे जैसे वह इस मामले में उलझती गई, उसे एहसास हुआ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक ऐसी साजिश जिसे वह कभी नहीं समझ पाएगी। वह आखिरी सीढ़ी चढ़ी और अर्जुन की ओर बढ़ी जो नशे में लग रहा था। अर्जुन, अब और मत पीना। उसकी स्पष्ट आवाज सुनकर अर्जुन थोड़ा चौंक गया। उसने ऊपर देखा और एक खूबसूरत जवान लड़की को देखा। थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उन्होंने कहा, सान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने आंसू पोंछते हुए सान्या ने उसे एक मुस्कान दी। वह नीचे बैठ गई और फिर उसके हाथ से शराब छीनकर एक घूंट पी गई। उसने पहले कभी सफ़ेद शराब नहीं पी थी, इसलिए उसे जोर से खांसी आने लगी। ये शराब बहुत दम घोंटने वाली है। सान्या ने फिर सफ़ेद शराब की बोतल फेंक दी और गंभीर स्वर में कहा, पीना बंद करो। बाद में मेरे साथ घर आओ। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने मोमबत्ती जलाए और धूपबत्ती जलाए और फिर घुटनों के बल बैठकर बिना उसके जवाब का इंतजार किए धीरे से बोली, अंकल, आंटी, मैं 5वां साल यहाँ हूँ, बहुत दिनों से नहीं मिली। मुझे अर्जुन के वापस आने की उम्मीद नहीं थी। वह वाकई वापस आ गया है। अंकल, आंटी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उस पर नज़र रखूंगी और उसे कोई भी बेवकूफ़ी करने से रोकूंगी। सच कहूँ तो मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने इतने सफल बच्चे को जन्म दिया। वह वाकई सबसे अच्छा लड़का है जिसे मैंने कभी देखा है। उसे ऐसे बोलते हुए देखकर जैसे वह अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रही हो, अर्जुन को पता चल गया कि उसे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। वह एक समझदार लड़की थी और उसे पता था कि क्या कहना उचित है। करीब 15 मिनट तक बात करने के बाद सान्या ने सिर्फ यौवन के कागज जलाए। आग बुझने का इंतजार करने के बाद वह खड़ी हुई, अर्जुन के कंधे पर हल्की थपकी दी और बोली, तुम कल रात से यहाँ थे, है ना? तुम शराब के नशे में थे। तुम्हारे माता पिता ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा है, इसलिए तुम्हें शायद घर जाना चाहिए, नहाना चाहिए और फिर अच्छी नींद लेनी चाहिए। क्या तुमने मेरी बात सुनी? अर्जुन को उसकी बातें थोड़ी खल गईं, लेकिन उसने जिद करते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि तुम मेरी पत्नी हो। सान्या सीधी खड़ी हो गई और बोली,
अंकल और आंटी ने ये भी कहा कि जब तक तुम्हें कोई पत्नी नहीं मिल जाती तब तक मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या तुमने मेरी बात सुनी? अब चलो साथ साथ घर चलते हैं। अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो मैं अगली बार तुम्हारे साथ यहाँ आऊंगी। अपने माता पिता की कब्र पर नजर डालते हुए अर्जुन ने सोचा, शायद यही वह चीज है जिसे वे सबसे अधिक देखना चाहते थे। उसने कुछ और बार प्रणाम किया और सान्या से पहले नीचे जाने को कहा क्योंकि वह अपने माता पिता से एक आखिरी बात कहना चाहता था। सान्या सहमत हो गई और पहाड़ से नीचे उतरने लगी। ये देखने के बाद कि सान्या बहुत दूर है, अर्जुन ने प्लास्टिक की थैली में सिर को देखा। उसने अपनी उंगली काटी और फिर कब्र पर अपना खून लगाया। आज से बेकार अर्जुन ईस्ट कॉइन लेक में मर चुका है, जबकि वर्तमान अर्जुन वह सब वापस लेगा जो उसने अतीत में खोया था, एक एक करके। मैं उन लोगों से खुद निपटूंगा जो क्लाउड लेक मैनर में दिखाई दिए। कैपिटल सिटी के उस आदमी के लिए जो हमेशा कानून से ऊपर रहता है, मैं अर्जुन उसे अपने हाथों से नीचे खींच लूंगा। इसके बाद अर्जुन अंततः वहां से चले गए। 1 घंटे बाद एक और लड़की स्काईस्टोन माउंटेन की सीढ़ियों के नीचे खड़ी दिखाई दी। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। उसने एक शिफॉन शर्ट पहनी हुई थी जिसे एक टेलर मेड DGL जैकेट और एक जोड़ी काले रंग की आरामदायक पैंट के साथ जोड़ा गया था। यह उसके लंबे और पतले फिगर के लिए एकदम सही पूरक था। अंत में उसने काले नुकीले कम एड़ी वाले जूतों की एक जोड़ी के साथ इसे पूरा किया। वह बहुत गरिमा में और परिष्कृत लग रही थी। अगर अर्जुन और सान्या अभी भी वहां होते तो उन्हें पता चल जाता कि वह कोई और नहीं बल्कि शरण्या थी। शरण्या को एक दिन पहले एक बुरा सपना आया और जब वह जागी तो उसने खुद को पसीने से लथपथ पाया। कैलेंडर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि क्लाउड लेक मैनर की घटना को 5 साल हो चुके थे। अनजाने में उसने अपने ड्राइवर से स्काईस्टोन माउंटेन तक ले जाने के लिए कहा था। कुछ प्रयासों के बाद वह अंततः मल्होत्रा परिवार की कब्र का पत्थर ढूंढने में सफल रही। वह कब्र के सामने खड़ी हो गई और अर्जुन की तस्वीर को देखने लगी। अपनी आंखों में बेबसी के भाव के साथ उसने कहा, अर्जुन अर्जुन, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा अंत इस तरह होगा। 5 साल बाद मुझे कुछ पछतावा होने लगा है। हालांकि ये संसार का नियम है, बलवान कमजोरों का शिकार करता है और कमजोर ही शिकार बन सकता है। तुम्हारा परिवार कमजोर था इसलिए उस आदमी ने उसका सफाया कर दिया। तुम अर्जुन कमजोर थे इसलिए दूसरे परिवारों के शिष्यों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे उम्मीद है कि जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त कर पाओगे और बेकार होना बंद कर दोगे। अन्यथा मैं शरण्या अभी भी तुम्हें नीची नजर से देखूंगी। बस इतना ही कहना था, मैं अब विदा लेती हूँ। जैसे ही शरण्या मुड़ने वाली थी उसने देखा कि एक मोमबत्ती अभी भी जल रही थी। ये स्पष्ट था कि उसके पहले भी कोई वहां आया था। मल्होत्रा परिवार की दयनीय स्थिति को जानते हुए मुझे आश्चर्य होता है कि लोग अभी भी उनसे मिलने आते हैं। आखिरकार उसकी नज़र काले प्लास्टिक बैग पर पड़ी। अपनी लंबी नाक से हवा सूंघते हुए जब उसे खून की गंध आई तो वह चौंक गई। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और थोड़ा आगे झुकी। फिर उसने प्लास्टिक की थैली खोली। अध्याय 54 बैग खोला गया और शरण्या ने देखा कि उसमें खून से सना एक सिर था। वह डर के मारे कांपते हुए और मुंह ढकते हुए पीछे हट गई। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। डर की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि बैग में सिर है। युद्धवीर, ये वास्तव में युद्धवीर था। युद्धवीर जियांगन प्रांत के मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर, गोल्डन क्लाउड क्लॉ का एक मास्टर जो जियांगन प्रांत के प्राचीन मार्शल दुनिया में व्यावहारिक रूप से प्रसिद्ध था। वह 1 साल पहले अपने पिता के साथ यूनान के बांस हिल में उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलने भी गई थी। उसके पिता ने तब उसे बताया था कि उस व्यक्ति को बीजिंग में एक बड़े परिवार द्वारा प्रपोज किया जाने वाला है और तब तक उसकी प्रसिद्धि निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। सबसे अधिक स्पष्ट रूप से 1 वर्ष पहले उसने अपनी आंखों से देखा था कि एक व्यक्ति ने एक मैत्रीपूर्ण मैच के दौरान 10 मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ये भयानक था। फिर भी अब ये भयानक रूप से शक्तिशाली युद्धवीर था जो मारा गया था। अब और भी अधिक, क्योंकि किसी ने उसका सिर काटकर मल्होत्रा परिवार की कब्र पर रख दिया था, एक भेंट के रूप में। आखिर वह कौन था जिसके पास मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर का सिर काटने की शक्ति थी? इसके अलावा उसने ये भी देखा कि युद्धवीर की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, मानो उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। मरने से पहले उसने क्या देखा? इस समय हालांकि शरण्या मानसिक रूप से मजबूत थी, फिर भी उसने अपने पीछे एक ठंड महसूस की थी। एक ऐसा अस्तित्व था जो किसी ग्रैंड मास्टर को मार सकता था और उसका सिर काट सकता था। ये पूरे रिवर सिटी और यहाँ तक कि जियांगन प्रांत की संरचना को हिला देने के लिए पर्याप्त था। क्या रिवर सिटी बदलने जा रहा था? तभी उसे मल्होत्रा परिवार की कब्र पर खून के धब्बे नजर आए।
खून पूरी तरह सूखा नहीं था, जिसका मतलब था कि वह व्यक्ति बहुत दूर नहीं गया था। वह व्यक्ति मल्होत्रा परिवार की कब्र पर युद्धवीर का सिर क्यों छोड़ना चाहता था? मल्होत्रा परिवार, युद्धवीर, आज ही क्यों? कोई संबंध हो सकता है। शरण्या की आंखें अभूतपूर्व गंभीरता से भरी थीं। अचानक उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। उसने एक लगभग असंभव संभावना के बारे में सोचा था। मल्होत्रा परिवार और युद्धवीर के बीच एकमात्र संबंध 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में आयोजित भोज था। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि उस भोज की त्रासदी आज से 5 वर्ष पहले घटित हुई थी। इन सब को जोड़कर देखा जाए तो यह बदला लेने जैसा लग रहा था। किसी ने युद्धवीर से बदला लेना चाहा था, मल्होत्रा परिवार के लिए जिसने 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर को तबाह कर दिया था। इतना ही नहीं, शरण्या को कुछ दिन पहले देवेंद्र और राहुल की मौत भी याद आ गई। उनकी मौत भी उतनी ही क्रूर थी। किसी को नहीं पता था कि उन्हें किसने मारा, केवल इतना ही कि ऐसा प्रतीत होता है कि मरने से पहले दोनों ने कुछ भयानक देखा था। देवेंद्र, राहुल और अब युद्धवीर और मल्होत्रा परिवार, उनका एकमात्र संबंध 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में आयोजित भोज से था। इस समय शरण्या के हृदय की गहराइयों में एक तूफानी समुद्र हिलोरे लेने लगा। मृत्यु का भाव धीरे धीरे उसके विचारों में घुसने लगा। यह अज्ञात का भय था। चू परिवार भी भोज में शामिल हुआ था और कौन जानता था कि चू परिवार चेन परिवार का अनुसरण करेगा। क्या वह शरण्या मल्होत्रा परिवार के लिए सिर काटकर बलिदान की जाने वाली दूसरी युद्धवीर होगी? आखिर कौन है वह? कौन मल्होत्रा परिवार से बदला लेना चाहेगा? शरण्या ने बिना कुछ सोचे तुरंत घर लौट आई, फिर अपने अधीनस्थों को स्काईस्टोन माउंटेन के चारों ओर सभी निगरानी कैमरों की जांच करने के लिए कहा। जब तक वह इन हत्याओं के पीछे के व्यक्ति को नहीं पकड़ लेती, तब तक वह सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगी। ये चू परिवार के लिए जीवन और मृत्यु का मामला था। फिर भी कुछ और भी अजीब हुआ। उस दिन स्काईस्टोन माउंटेन पर सभी निगरानी डेटा मिटा दिए गए थे। यहाँ तक कि 5 किलोमीटर दूर लगे ट्रैफिक कैमरों में भी दिक्कतें थीं। रिवर सिटी की पूरी निगरानी व्यवस्था को नियंत्रित करने का साधन किसके पास था? जनता से सच छिपाने की ताकत तो पहले से ही थी। शरण्या को एहसास हुआ कि इन हत्याओं के पीछे जो व्यक्ति है वह भूत की तरह है। उन्हें ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं था। उसकी पीठ पूरी तरह भीग चुकी थी। अब बिना किसी हिचकिचाहट के उसने फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। पापा, ये बहुत बुरा है, कुछ बुरा हुआ है। ग्रांड सिटी अपार्टमेंट्स। अर्जुन और सान्या घर लौट आए। सान्या ने अर्जुन को जबरदस्ती नहाने के लिए बाथरूम में खींच लिया, फिर सीधे दरवाजे पर खड़ी होकर अर्जुन से लेटने और सोने का आग्रह किया। दिन का उजाला था, अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। इसके अलावा एक साधक होने के नाते सोना उसके लिए वैकल्पिक था। अर्जुन को सोने से मना करते देख सान्या को चिंता होने लगी। उसे लगा कि अर्जुन अभी भी अपने माता पिता की मौत के बारे में सोच रहा होगा। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। अगर वह होती तो शायद अब तक बेहोश हो चुकी होती। मुझसे वादा करो कि तुम थोड़ी देर सोओगे। तुम पूरे दिन सोए नहीं हो। मेडिकल दृष्टिकोण से ये तुम्हारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। सान्या अंदर आए और अर्जुन के सामने खड़ी होकर धीरे से बोली। वास्तव में वह भी लगभग पूरी रात सोई नहीं थी और अब उसे हल्की सी नींद आ रही थी और वह जम्हाई भी ले रही थी। अर्जुन को सान्या की परेशानी का अंदाजा तो था ही। ये बेवकूफ़ लड़की शायद कल रात से ही पूरे दिन घबराई हुई थी। कुछ हद तक ये सब उसकी वजह से ही था। बात ये थी कि सान्या ने अभी तक ये नहीं पूछा कि कल रात क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे तनाव में नहीं डालना चाहती थी। अर्जुन कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर समझौता कर लिया। अगर तुम चाहती हो कि मैं सो जाऊं, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी लेटकर सोना होगा। सान्या ने जैसे ही यह सुना, उसे गलतफहमी हो गई। उसे लगा कि अर्जुन उसके साथ सोना चाहता है। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और फिर उसने नखरे से विरोध करते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे मन में दिन भर ये बुरे विचार क्यों आते रहते हैं? अर्जुन का चेहरा उलझन में था। उसके इरादे कैसे बुरे हो सकते हैं? वह तो बस यही चाहता था कि वह वापस कमरे में जाकर आराम करे। जैसे ही वह समझाने के लिए तैयार हो रहा था, सान्या ने अपने होंठ काटे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो और अपने कपड़े उतारने लगी। ये देखते हुए कि तुम कल पूरी रात ठंड से कांपते रहे, मैं अनिच्छा से तुम्हारे इस अशिष्ट अनुरोध को स्वीकार करूंगी, लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकते। अगर तुम मुझे छुओगे तो मैं तुम्हें काट लूंगी। अर्जुन एकदम से स्तब्ध रह गया। क्या सान्या उसके साथ सोने जा रही है? उसने सांस रोककर सांस ली। उसके दिल में कुछ उम्मीद जगी, लेकिन सान्या ने सिर्फ अपनी जैकेट उतारी और अंदर की टी शर्ट नहीं उतारी। उसका हॉट फिगर पूरी तरह से सामने नहीं आया था। सान्या ने अपनी पैंट पर नजर डाली। जीन्स पहनकर सोना नामुमकिन था, इसलिए उसने अर्जुन को आदेश दिया, तुम अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, मैं अपनी पैंट उतारने जा रही हूँ।
अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से यह बात समझ ली और ईमानदारी से सोने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जल्द ही उसे एक गर्म कोमल शरीर अपनी रजाई में घुसता हुआ महसूस हुआ। सान्या उसकी तरफ पीठ करके लेट गई। सान्या को अर्जुन की निगाहों का एहसास हो गया था और वह पलटकर अर्जुन का सामना करने लगी। वह थोड़ी घबराई हुई थी। शांत होने का नाटक करते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मैंने ताइक्वांडो सीखा है और लोगों को लात मारने में बहुत अच्छी हूँ। अगर तुम्हें कोई आइडिया आता है तो मैं साइड किक करूंगी और फिर ड्रैगन स्वेस टेल। एक ड्रैगन की पूंछ हिलाना ताइक्वांडो जैसा नहीं लगता? अर्जुन ने कमजोरी से विरोध किया। तुम्हें इसकी इतनी परवाह क्यों है? मैंने इसे बनाया है। हम्फ। बोलने के बाद सान्या पीछे मुड़ी और अपनी मूल स्थिति में आ गई। कमरे में काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। न जाने कितना समय बीत गया। सान्या ने धीरे से पूछा, अर्जुन, क्या तुम अभी तक सोए हो? अभी तक नहीं। मुझे अब उस समय जो हुआ उसे याद करके थोड़ा डर लग रहा है। क्या तुम मुझे एक पल के लिए थाम सकती हो? अर्जुन ने अपने सामने खड़ी एक खूबसूरत युवती को देखा और स्वाभाविक रूप से उसने मना नहीं किया। ठीक है, तुम घूम जाओ। अगर हम सामने से गले मिलेंगे तो वह स्थिति अजीब हो जाएगी। सान्या की आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन उसका चेहरा ताज़े खून की तरह लाल था। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा अनुचित अनुरोध क्यों किया और उसे ये भी चिंता थी कि कहीं अर्जुन उसे थोड़ा बदचलन न समझ ले। अध्याय 55। कुछ ही देर बाद अर्जुन बोलने ही वाला था कि तभी उसके कानों में तेज सांसों की आवाज़ सुनाई दी। सान्या वास्तव में सो गई थी। वह एक रात से चैन से न रह पाने के कारण बहुत थकी हुई थी और इस समय अर्जुन को गले लगाने से उसे अभूतपूर्व सुरक्षा का एहसास हो रहा था। 3 घंटे बाद में सान्या अचानक जाग गई। उस समय उसे लगा कि वह बहुत गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन ये सुकून देने वाला था। उसने अपनी आंखें खोली और थोड़ा असहज महसूस किया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जब तक दरवाजे की घंटी नहीं बजी तब तक उन दोनों को वास्तविकता में वापस खींच लिया गया। सान्या जल्दी से उठ खड़ी हुई, अपनी नज़रें फेरते हुए। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। कमरे से बाहर निकलते हुए सान्या ने एक लंबी सांस छोड़ी। बिना कुछ सोचे समझे सान्या ने अपने बाल ठीक किए और दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खुला और उसे आश्चर्य हुआ कि वहाँ एक सुंदर लड़की खड़ी थी जो दिखने में उससे कम नहीं थी। सान्या को याद नहीं आ रहा था कि वह सामने वाले व्यक्ति से कब मिली थी। मेघना शेनॉय ने देखा कि दरवाज़ा खोलने वाली महिला एक अपरिचित महिला थी और वह भी हैरान हो गई। उसे याद आया कि जांच से पता चला था कि यह वही जगह थी जहां श्री अर्जुन रहते थे। उसने अपने सामने खड़ी महिला की आकृति को देखा और अपने दिल में हार का एहसास महसूस किया। रिवर सिटी में वास्तव में इतनी सुंदर आकृति वाली महिला थी, और इस महिला का चेहरा इतना लाल क्यों था? क्या मिस्टर अर्जुन अंदर थे? क्या यह उसकी रखेल को रखने के लिए सोने का घर था? बिल्कुल नहीं। मिस्टर अर्जुन यहाँ कैसे आ सकते हैं? शायद उसे गलत पता मिल गया होगा। तुम किसे ढूंढ रहे हो? सान्या ने धीरे से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मेघना शेनॉय अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि उन्होंने देखा कि अर्जुन बिना शर्ट के कमरे से बाहर आ गए। मेघना शेनॉय को देखकर अर्जुन को याद आया कि उसने आज रजत शेनॉय और उसके परिवार के साथ भोजन का समय तय किया था। पहले तो उसने मेघना शेनॉय को पहले ही सूचित करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह देर तक सोता रहा और भूल गया। मेघना शेनॉय ने अर्जुन की शक्ल देखी और सान्या की तरफ देखा, जिसका चेहरा लाल था, और वह तुरंत समझ गई। फिर भी उसे नहीं पता था कि क्यों उसका दिल खाली महसूस कर रहा था, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। उसकी आशा की आखिरी किरण भी टूट गई। एक महिला होने के नाते सान्या ने मेघना शेनॉय में आए बदलावों को देखा और स्वाभाविक रूप से स्थिति को समझा। उसमें थोड़ी दुश्मनी की भावना थी। आखिरकार मेघना शेनॉय की शक्ल और मिजाज उसके बराबर ही था। वह अर्जुन की ओर मुख करके हल्की खांसी और पूछा, अर्जुन, वह कौन है? मेघना शेनॉय ने अपने विचार एक तरफ रख दिए। वह मुस्कुराई, थोड़ा झुकी और अर्जुन से बोली, अर्जुन, मेरे पिता चिंतित थे क्योंकि मुझे आज आपका फ़ोन नहीं आया और इसलिए उन्होंने मुझे आपको ढूंढने के लिए कहा। ये थोड़ा अचानक हुआ, मुझे सच में खेद है। अर्जुन ने कपड़े पहने और फिर एक नोट लिखा और मेघना शेनॉय को थमा दिया। ये वह पता है जहां हम आज रात खाना खाएंगे। यह मेरे दोस्त का घर है। आपने और प्रेसिडेंट शेन ने शाम 6 बजे कहा है, इसलिए हम वहां मिलेंगे। मेघना शेनॉय ने सिर हिलाया। जाने से पहले उसने सान्या को गहराई से देखा। मेघना शेनॉय के जाने के बाद सान्या ने अर्जुन के सामने आकर उत्सुकता से पूछा, वह खूबसूरत लड़की कौन थी? मुझे लगता है कि वह मुझसे दुश्मनी कर रही थी। क्या वह तुम्हारी एक्स थी? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और समझाया, तुम्हें नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन के बॉस रजत शेनॉय को जानना चाहिए। वह रजत शेनॉय की बेटी मेघना शेनॉय है।
मैंने उन्हें आज डिनर पर आमंत्रित करने का वादा किया था लेकिन मैं भूल गया, इसलिए वे मुझे ढूंढने आए। वह और मैं बहुत करीब नहीं हैं, हम बस कुछ बार मिले हैं। सान्या ने सोच समझकर सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने आंखें मटकाते हुए पूछा, मैं आज खाना नहीं बनाना चाहती, तुम मुझे भी साथ क्यों नहीं लाते? अर्जुन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सहमति जता दी। इसके अलावा सान्या को अंकल वांग और आंटी झांग को भी जानना चाहिए, वे उसके अपने लोग माने जा सकते हैं। ग्रांड सिटी अपार्टमेंट्स। बाहर एक लिमोजिन खड़ी थी। मेघना शेनॉय ने झल्लाकर दरवाजा खोला और अंदर बैठ गईं। जब रजत शेनॉय ने देखा कि उनकी बेटी वापस आ गई है तो वे खुश हुए। मेंगजिया, क्या मिस्टर अर्जुन ऊपर थे? क्या तुमने उन्हें देखा? मेघना शेनॉय ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कागज रजत शेनॉय की ओर फेंका और कहा, वह लड़का ऊपर है, वह भी बहुत खुश था। एक बड़े कारोबारी के तौर पर रजत शेनॉय लोगों के शब्दों और हाव भाव को पहचानने की क्षमता रखते थे। उन्होंने नोट पर नजर डाली और हंस पड़े। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने उसमें दूसरी महिलाओं को भी देखा हो? मेघना शेनॉय ने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, मुझे लगा कि यह मिस्टर अर्जुन एक सज्जन व्यक्ति है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे भी वे सुंदर, सेक्सी महिलाएं पसंद हैं। लेकिन फिर, अगर मैं एक पुरुष होती तो मुझे उस लड़की के फिगर के प्रति कोई विरोध नहीं होता। वह अभी भी अपनी भड़ास निकाल रही थी और बोलती रही, पिताजी, मुझे अब इस मिस्टर अर्जुन से संपर्क न करने दें, उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। मैं रखेल नहीं बनना चाहती। रजत शेनॉय कुछ देर तक जोर से हंसते रहे। अपनी बेटी के कंधे पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि क्या हुआ। मेंगजिया, मैं तुम्हें बता दूं, ये बहुत अच्छी बात है। यह अच्छी बात है। मेंगजिया की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। रजत शेनॉय ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, उनके साथ इतनी खूबसूरत महिला की उपस्थिति केवल ये दर्शाती है कि श्री अर्जुन में भी 7 स्नेह और 6 इच्छाएं हैं। ये हमारे शेन परिवार के लिए एक अवसर है। मुझे यकीन है कि रिवर सिटी में 10 से ज्यादा महिलाएं नहीं हैं जो आपकी बराबरी कर सकती हैं, यानी जब तक आप पहल करेंगी, मिस्टर अर्जुन स्वाभाविक रूप से विरोध नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको पता नहीं है कि श्री अर्जुन का भविष्य क्या है। रिवर सिटी उनका मंच नहीं होगा, जियांगन प्रांत भी उनका मंच नहीं होगा। उनका मंच अंतहीन है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के व्यक्ति के साथ सिर्फ एक महिला ही हो सकती है? चलो एक नहीं, 10 भी अपर्याप्त माने जाएंगे। अध्याय 56। जब मेघना शेनॉय ने अपने पिता की बातें सुनी तो उनका दिमाग खाली हो गया। हालांकि इस बारे में सोचने के बाद ये वाकई सामान्य था। प्राचीन काल से ही कौन सा शक्तिशाली व्यक्ति हरम में रखेलों से भरा हुआ नहीं रहा है। महिलाएं शक्तिशाली लोगों की जागीरदार के अलावा और कुछ नहीं हैं। यहाँ तक कि उसके पिता जो रिवर सिटी में एक बड़े व्यवसायी थे, उनकी मां को भी पता था कि उनके पास महिलाएं भी हैं। फिर भी, क्या अर्जुन वाकई उसके प्रयास के लायक था? क्या वह वाकई उसके पिता जितना ही योग्य था? मेघना शेनॉय कुछ हद तक संशय में थीं। जब वह पहली बार अर्जुन से मिली थी तब से लेकर आज तक वह केवल यही जानती थी कि इस व्यक्ति के पास कुछ चिकित्सा विशेषज्ञता है, लेकिन क्या वास्तव में यही बात सब कुछ तय करती है? मेघना शेनॉय ने इस पर ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि जब उन्होंने अर्जुन की इस तरह की उपस्थिति के बारे में सोचा तो उन्हें अजीब तरह का गुस्सा आया। रजत शेनॉय को पता था कि उनकी बेटी ने इस बात को पहले ही स्वीकार कर लिया है और वह कुछ और नहीं बोलेगी। उनकी नज़र उनके हाथ में पड़े नोट पर पड़ी। नंबर 14, ईस्ट फॉरेस्ट लेन। ये किस रेस्तरां का पता है? क्या रिवर सिटी में ये रेस्तरां है? रजत शेनॉय थोड़ा उलझन में थे। उन्होंने रिवर सिटी में कई दशक बिताए थे, लेकिन इस जगह के बारे में शायद ही सुना हो। मेंजिया, क्या तुम्हें पता है कि यह ईस्ट फॉरेस्ट लेन कहाँ है? उसने अपनी बेटी से मदद मांगी। मेघना शेनॉय ने नोट की सामग्री पर नजर डाली और भौहें सिकोड़ लीं। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है, ये रिवर सिटी से बाहर हो सकता है। जब दोनों को संदेह हो रहा था तब ड्राइवर की सीट पर बैठे ड्राइवर शियाओ जू ने कमजोरी से कहा, प्रेसिडेंट शेन, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि ईस्ट फॉरेस्ट लेन कहाँ है। रजत शेनॉय ने उसकी जांघ थपथपाई और हंसते हुए कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यह पता है। बाद में हमें वहां जल्दी पहुंच जाना चाहिए। हम मिस्टर अर्जुन को इंतजार में नहीं छोड़ सकते। लेकिन जियो जू कुछ कहने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वह जगह खत्म हो गई है? रजत शेनॉय ने सोचा। जियाओ जू ने अपना सिर हिलाया और एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा, राष्ट्रपति शेन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह ईस्ट फॉरेस्ट लेन स्थानीय कचरा सड़क है जो बहुत प्रसिद्ध नहीं है। आमतौर पर वहां केवल कुछ ही टूटे फूटे स्नैक बार खुले हैं। वहां खाना इतना अच्छा नहीं है। औसत कीमत 30 युआन है। कचरा सड़क, स्नैक पट्टियां, औसत कीमत 30 युआन।
रजत शेनॉय और मेघना शेनॉय दोनों के हाव भाव थोड़े बदल गए। पिछले 10 सालों में उन्होंने 1000 युआन से कम कीमत की कोई चीज़ नहीं खाई है। यहाँ तक कि उनका पीने का पानी भी आयातित फिजी पानी ही था। अब अर्जुन ने वास्तव में उन्हें इस तरह की गंदी झोपड़ी में खाने के लिए कहा था। क्या अर्जुन को परामर्श शुल्क के रूप में लगभग 100 मिलियन नहीं मिले? क्या वह उन्हें नीचा दिखाने में इतना तेज था कि उन्हें ऐसी जगह पर डिनर के लिए आमंत्रित किया गया? हे प्रभु, अगर कोई और ऐसा करता तो रजत शेनॉय शायद गुस्से से मेज तोड़ देते। हालांकि अर्जुन के लिए वह अपना गुस्सा भी नहीं निकाल पाया, बस एक आह भरते हुए कहा, अभी भी सुबह है, चलो पहले विला में वापस चलते हैं और बाद में इस ईस्ट फॉरेस्ट स्ट्रीट पर चलते हैं। वैसे भी यह मिस्टर अर्जुन का निमंत्रण है। शाम के 5 बजे लगभग समय हो गया था और अर्जुन सान्या से चलने का आग्रह कर रहा था। अंत में सान्या ने संतुष्ट होने तक 10 से ज्यादा सेट कपड़े आजमाए। काले मोजों के साथ एक छोटी सी पोशाक जो बिल्कुल सही थी, स्टिलेटो हील्स के साथ, इसने बिना किसी अश्लीलता के सान्या के फिगर को सीधे तौर पर दिखाया। सान्या, क्या तुम इस तरह ब्लाइंड डेट के लिए तैयार हो रही हो? अर्जुन ने पूछा। सान्या ने अर्जुन की तरफ देखा और गर्व से कहा, लड़कियां हमेशा बाहर जाते समय बेहतर दिखना चाहती हैं। क्या इससे तुम भी बेहतर नहीं दिखोगे? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत सान्या के साथ नीचे चला गया। चूंकि सान्या ने हाई हील्स पहन रखी थी, इसलिए इस बार सान्या ने गाड़ी नहीं चलाई और उन दोनों ने टैक्सी रोकने के लिए गेट पर ही इंतजार करना चुना। हालांकि किसी कारणवश काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई टैक्सी नहीं मिली। अर्जुन, चलो विपरीत चौराहे पर चलते हैं, वहां से और भी टैक्सियां गुजरती हैं, सान्या ने कहा। अर्जुन ने सहज ही सहमति दे दी। वे दोनों चौराहे पर पहुंचे ही थे कि अचानक उन्हें एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने रितिका सूर्यवंशी और एक प्रसिद्ध ब्रांड की पोशाक पहने एक महिला को ग्रेट टॉमसन से बाहर निकलते देखा। सान्या ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाते हुए कहा, इस व्यक्ति को दोबारा देखकर कितना मजा खराब हो गया। दूरी में रितिका सूर्यवंशी ने भी स्वाभाविक रूप से सान्या और अर्जुन को देखा। पिछली बार अस्पताल में जो कुछ हुआ था वह अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। ये व्यवहारिक रूप से अब तक का उसका सबसे बड़ा अपमान था। जाहिर है कि उसे ही पीटा गया था और फिर भी उसे पीटने वाले से माफ़ी मांगनी पड़ी। ये कितना हास्यास्पद तर्क था। इसके अलावा वह गरीब सान्या के सामने भी अपनी प्रतिष्ठा खो चुकी थी। पिछले 10 सालों में उसने जो छवि बनाई थी वह उस रात ढह गई। उसने इसका सारा दोष सान्या पर मढ़ा। अब तक उसे समझ में नहीं आया कि उसके पिता उस बूढ़े आदमी से क्यों डरते थे। क्या वह एक घटिया डॉक्टर नहीं था? क्या डॉक्टर भी उतना ही पैसा कमाते हैं जितना व्यापारी कमाते हैं? बिना कुछ सोचे समझे वह अपने बगल में बैठी महिला की ओर मुड़ी और बोली, यान, क्या तुमने चौराहे पर इस तरह के कपड़े पहने लड़की को देखा है? ये वही सान्या है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था। उसके बगल में उसका बॉयफ्रेंड है। तुम्हें पता नहीं है कि उस दिन अस्पताल में वे दोनों कितने घमंडी थे? मैंने उस समय तुम्हें बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम आ भी जाओगी तो भी ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। उन्होंने तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया। रितिका सूर्यवंशी की सबसे अच्छी दोस्त लियान ने जब ये शब्द सुने तो वह थोड़ी परेशान हो गई। उसके पिता रिवर्सिटी के ऑरिजिन्स ऑफ साइंस ग्रुप के बॉस थे। उनके परिवार की संपत्ति अरबों में थी। रितिका सूर्यवंशी के पिता की तुलना में तो ये स्वर्ग और धरती के समान था। इसके अलावा वह दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। क्या ये कुत्ते जैसे आदमी और औरत उसके पीठ पीछे उसके बारे में बोलकर हद पार नहीं कर रहे थे? रितिका सूर्यवंशी ने लियान का हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, यान, तुम्हें मेरे लिए न्याय दिलाना होगा। लियान ने कुछ सेकंड सोचा और सिर हिलाया। चलो, हम उन आदमी और औरत के कुत्तों से मिलेंगे। बहुत जल्दी ही रितिका सूर्यवंशी सान्या के पास आए। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ओह, ये सान्या नहीं है। आज तुम इस तरह के कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? सान्या उनसे झंझट नहीं करना चाहती थी और उसने तुरंत हाथ हिलाकर टैक्सी रुकवाई। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, चलो, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें देर हो जाएगी। ईस्ट फॉरेस्ट लेन यहाँ से काफ़ी दूर है। अर्जुन ने अपने पीछे खड़ी 2 महिलाओं पर नज़र डाली और परेशान नहीं होना चाहता था। टैक्सी में चढ़ते हुए उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और चली गईं। लियान ने टैक्सी को दूर से आते देखा और बुदबुदाया, ईस्ट फॉरेस्ट लेन? क्या ये सड़ा हुआ कचरा गली नहीं है? मेरे पिताजी उस जमीन के टुकड़े को गिराने की योजना बना रहे थे। ऐसा लगता है कि सान्या का आदमी इतना अच्छा नहीं है अगर उसने वास्तव में अपनी प्रेमिका को ऐसी जगह पर आमंत्रित किया है। ऐसे कंगालों की जोड़ी। रितिका सूर्यवंशी को अचानक कुछ सूझा। उसने लियान का हाथ पकड़ा और कहा, यान, क्यों न हम उनके पीछे पीछे चलें और देखें। मैं देखना चाहती हूँ कि ये दोनों बेचारे क्या क्या कचरा खाते हैं।
हालांकि लियान को वह जगह पसंद नहीं आई, फिर भी उसे एक आदमी और औरत के कुत्ते के बारे में याद आया जो उसकी पीठ पीछे उसे कोस रहे थे और उसने सिर हिलाया जैसे कि वह पागल हो गया हो। ठीक है, मैं अपने ड्राइवर को बुलाती हूँ। नंबर 14, ईस्ट फॉरेस्ट लेन। युगल बारबेक्यू। चाचा वांग और चाची झांग ने दुकान के सामने की ठंडी और उदास स्थिति को देखा और वे केवल हतप्रभ होकर बाहर बैठे रहे। वे जानते थे कि इस जगह पर बहुत कम ग्राहक आते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी कम उम्मीद नहीं की थी। आधा दिन बीत चुका है और अभी तक कोई भी खाने के लिए दरवाजे पर नहीं आया है। आंटी झांग तो कोने में जाकर सैकड़ों पर्चे भी बांटने लगी, लेकिन ये पूरी तरह बेकार था। यदि यह इसी तरह चलता रहा तो यह अनिश्चित था कि वे किराया दे पाएंगे या नहीं। आंटी झांग ने अपने उदास पति की ओर देखा और कहा, भूल जाओ, मुझे नहीं लगता कि आज कोई बिल आएगा। हमें तब सिर्फ टेक आउट करना होगा। इस साल का बाजार वाकई काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि तब तक हम अपने बच्चे की ट्यूशन फीस नहीं चुका पाएंगे। अंकल वांग ने कुछ असहाय होकर सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, हनी, वो क्या चेन ने बताया था कि वह आज अपने दोस्तों को डिनर पर लाएगा? अध्याय 57। आंटी झांग ने अपने पति के विचार सुने और अपने माथे पर थपथपाते हुए कहा, ये सही है, चेन को थोड़ी देर से आना चाहिए। चलो आज ग्राहकों के लिए दरवाजा खोलने के बारे में भी नहीं सोचते। मुझे लगता है कि हमें चेन के लिए एक निजी रिसेप्शन पार्टी देनी चाहिए। अंकल वांग ने सिर हिलाया और सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, तो मैं अंदर जाकर इसकी तैयारी करूंगा। हम चेन के दोस्तों को हमें यहाँ शर्मनाक तरीके से खड़े हुए नहीं देखने दे सकते। दोनों दुकान के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी एक लिमोजिन गाड़ी धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी और वे फिर अचानक रुक गए। आखिरकार वे इतने वर्षों से यहाँ रह रहे थे और यह पहली बार था कि उन्होंने इतनी शानदार कार देखी थी। उस कार को देखो, ये बहुत स्टाइलिश है। कार में बैठा व्यक्ति कितना अमीर है। उनके जीवन और हमारे निम्न स्तरीय जीवन के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ओह, ये सही नहीं है। अमीर लोग ऐसी छोटी जगह पर क्यों आएंगे जिसके बारे में कोई नहीं जानता? आंटी झांग ने दुखी होकर कहा। अंकल वांग ने भी धीरे धीरे पास आ रही लिमोजिन पर एक लंबी और कुछ हद तक ईर्ष्या भरी नजर डाली और कहा, तुम औरत बहुत ज्यादा नाक सिकोड़ती हो। अगर दूसरे लोग इस तरह की छोटी जगह पर आते हैं तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? यह मकान मालिक हो सकता है। क्या बगल में कोई बिल्डिंग नहीं है? यह अंदर का बड़ा मालिक भी हो सकता है। वैसे भी यह हमारा कोई काम नहीं है। इस खाली समय में क्यों न हम शाम के लिए व्यंजन तैयार कर लें? आंटी झांग को डांटा गया। पहले तो वह खंडन करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे भी लगा कि उसकी बात में दम है। इस तरह के अमीर लोग निश्चित रूप से उनकी दुनिया से जुड़े हुए नहीं थे। वे उनके मेहमान क्यों होंगे? चिंता की क्या बात है? वह स्टोव में घुसने ही वाली थी कि उसने देखा कि लिमोजिन रुक गई है और उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी है। लिमोजिन की ड्राइवर सीट से एक आदमी आया जो अच्छी तरह से इस्त्री किया हुआ सूट पहने हुए था। आदमी ने हाथ में कागज का एक टुकड़ा पकड़ा और जोड़े के बारबेक्यू के सामने चला गया। उसने घर का नंबर देखा और फिर कागज की सामग्री को देखा और कुछ सेकंड के बाद उसने एक लंबी सांस ली। ये यहाँ होना चाहिए। चाची झांग और चाचा वांग थोड़ा उलझन में थे। क्या वे सचमुच अपने स्थान पर आ रहे थे? ड्राइवर शियाओली ने मुस्कुराते हुए पति पत्नी से विनम्रता से पूछा, नमस्ते, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या ये नंबर 14 ईस्ट फॉरेस्ट लेन है? आंटी झांग और अंकल वांग स्तब्ध रह गए और उन्होंने सख्ती से सिर हिलाया। उनके हाव भाव बहुत अजीब थे। क्या उनकी पहली प्रतिक्रिया उन्हें मुसीबत में डालने वाली थी? अन्यथा इतने अमीर लोगों के ड्राइवर उनका पता क्यों पूछेंगे? क्या वह उस व्यक्ति का बॉस हो सकता है जिसने पहले सुरक्षा शुल्क वसूला था? इसके अलावा वे वास्तव में किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकते थे। जब ड्राइवर जियाओजू को उसका जवाब मिल गया तो वह जल्दी से लिमोजिन की ओर गया, पीछे की सीट का दरवाजा खोला और सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर शेन, मिस, ये यहाँ होना चाहिए। ठीक है। मेघना शेनॉय और रजत शेनॉय एक दूसरे के बाद कार से उतरे और सीधे जोड़े के बारबेक्यू की ओर बढ़ गए। यद्यपि उसे सबसे बुरे की उम्मीद थी, फिर भी जब मेघना शेनॉय ने साधारण और भद्दी दुकान देखी तो उसके मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। बचपन से लेकर अब तक उसने कभी इस तरह की जगह पर खाना नहीं खाया था। क्या ये वाकई खाने लायक था? रजत शेनॉय ने एक नज़र खुले हुए साइन बोर्ड पर डाली और आंटी झांग और अंकल वांग के पास आए। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप आज हमेशा की तरह काम करेंगे? क्या आप मुझे एक निजी कमरा दे सकते हैं? पति पत्नी दोनों पूरी तरह उलझन में थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना गरिमामय व्यक्ति कार से उतरेगा। उसके स्वभाव से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका दर्जा निश्चित रूप से कम नहीं था। उसी समय उनकी नज़र मेघना शेनॉय पर भी पड़ी।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की भी होगी, बिल्कुल उन बड़ी बड़ी हस्तियों जैसी। क्या ये लोग यहाँ भोजन के लिए आए होंगे? ये कैसे संभव था? उनका इतना छोटा मंदिर इतने बड़े बुद्ध को कैसे आकर्षित कर सकता है? चाचा वांग और चाची झांग का दिमाग खाली था और एक पल के लिए उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। रजत शेनॉय ने दोनों की उलझन को भांप लिया और मुस्कुराते हुए आगे कहा, आप दोनों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। श्री अर्जुन ने ही हमें आने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि आप उनके दोस्त हैं। ये जगह हमारे लिए खाने के लिए भरोसेमंद है। श्री अर्जुन, दोस्त? अंकल वांग और आंटी झांग और भी उलझन में पड़ गए। वे किसी मिस्टर अर्जुन को नहीं जानते थे। वे नीचे के छोटे लोग थे। वे किसी सज्जन को कैसे जान सकते थे? अचानक अंकल वांग के मन में कुछ विचार आया और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या यह मिस्टर अर्जुन चेन हो सकता है? आंटी झांग ने अंकल वांग को एक खाली नज़र से देखा। चेन? वह बदमाश, वह मिस्टर अर्जुन कैसे हो सकता है? तुम क्या सोच रहे हो? जब रजत शेनॉय ने दोनों को चेन का जिक्र करते सुना तो वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गए और जल्दी से कहा, आप दोनों, मैं जिस मिस्टर अर्जुन की बात कर रहा था उसका नाम वास्तव में अर्जुन है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन यह आंटी झांग और अंकल वांग के दिमाग में धमाका कर गई। क्या ये सचमुच चेन था? चेन कब मिस्टर अर्जुन बन गए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये लोग जो उनके सामने थे मित्र थे जिन्हें उन्होंने आमंत्रित किया था? शायद उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया था, है न? इतने अमीर प्रतिष्ठित व्यक्ति को भोजन के लिए अपनी छोटी सी दुकान पर आमंत्रित करना। हालांकि उनके दिलों में 10,000 शंकाएं थीं, लेकिन वे दोनों और कुछ नहीं सोच सके और जल्दी से रजत शेनॉय और मेघना शेनॉय को अंदर ले गए। आइए आइए, हम थोड़े गंदे हैं इसलिए ज़्यादा निराश मत होइए। चूंकि आप चेन के दोस्त हैं, कृपया सबसे अंदर वाले निजी कमरे में बैठिए। आपको परेशान करने के लिए खेद है। कोई परेशानी नहीं है। 0.10 बाद टैक्सी अंततः ईस्ट फॉरेस्ट लेन पर पहुंची। जैसे ही सान्या और अर्जुन कार से बाहर निकले, उन्होंने अपने पीछे एक सफ़ेद मर्सिडीज बेंज देखी। सफ़ेद मर्सिडीज बेंज भी रुकी और उन्होंने रितिका सूर्यवंशी और ली यान को लंबी टांगों पर उतरते देखा। जब वे नीचे उतरे तो उन्होंने अर्जुन और सान्या को गर्व से देखा। सान्या ने जब ये दृश्य देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गई। दोनों ने स्पष्ट रूप से उनका पीछा किया, जैसे कि भूत अभी भी वहां मौजूद हों। यहाँ तक कि भोजन के लिए भी उनके पीछे जाना। वे वास्तव में बहुत स्वतंत्र थे। सान्या अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुरंत रितिका सूर्यवंशी के पास गई और उसे डांटते हुए कहा, रितिका सूर्यवंशी, क्या तुम पीछे से आ रही हो? क्या तुम बहुत बेशर्म नहीं हो रही हो? रितिका सूर्यवंशी ने ठंडी सांस ली। उसने अपनी बर्फ सी सफ़ेद ठोड़ी को ऊपर उठाया और सान्या की तरफ एक नज़र डाली, फिर अहंकार से कहा, सान्या, सान्या, क्या तुम मुझे बता रही हो कि रिवर्सिटी का पूरा हिस्सा तुम्हारा है? क्या ईस्ट फॉरेस्ट लेन में सिर्फ तुम्हें ही जाने की इजाज़त है और हमें नहीं? क्या हम यहाँ खाना नहीं खा सकते? या फिर यह कहना है कि तुम कोई शर्मनाक और संदिग्ध काम कर रही हो और तुम्हें डर है कि मुझे पता चल जाएगा? चाहे उसका स्वभाव कितना भी अच्छा क्यों ना हो। जब उसने शादी बिजनेस सुना तो सान्या को थोड़ा गुस्सा आया। उसने रितिका सूर्यवंशी की ओर इशारा करते हुए कहा, आप जितना चाहें उतना फॉलो कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। अर्जुन, चलो चलें। जब सान्या की बात समाप्त हुई तो उसने अर्जुन को खींच लिया और अंदर चली गई। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि लियान एक तरफ था। उसने धीरे से एक पैर आगे बढ़ाया था, जाहिर तौर पर उसे ठोकर मारने का इरादा रखते हुए। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से अपने सामने की बात को समझ लिया था। उसे लड़कियों के झगड़े से परेशान होने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अगर दूसरा पक्ष ऐसा करता तो उसे बीच में आना पड़ता। उसने हल्के से कदम रखा और पैर के तलवे पर हल्की सी हवा की लहर उठी। हवा की लहर सीधे लियान की ओर बढ़ी। लियान को कुछ महसूस हुआ, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पीछे की ओर गिर गई। उसने अनजाने में रितिका सूर्यवंशी का कंधा भी पकड़ लिया था। दोनों के ही ऊंची एड़ी के जूते पहनने के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया। धप, अगले ही पल दोनों सीधे जमीन पर गिर पड़े और उनकी स्कर्ट भी ऊपर उठ गई। वसंत की किरण राहगीरों की उंगली उठाने की ओर आकर्षित। सान्या को अपने सामने आई स्थिति की उम्मीद नहीं थी और वह थोड़ा आश्चर्यचकित थी। क्या ये दोनों महिलाएं चल भी नहीं सकतीं? अर्जुन ने देखा कि अब समय हो गया है। उसने सान्या की पीठ थपथपाई और मुस्कुराया। चलो, मुझे लगता है रजत शेनॉय आ गए हैं। ठीक है। अर्जुन और सान्या के जाने के बाद ही रितिका सूर्यवंशी और लियान शर्मिंदा होकर उठे, क्योंकि उनके शरीर पर पहले से ही कुछ खरोंचें लगी हुई थीं। वे सान्या और अर्जुन की पीठ पर तीखी नज़र से देखने लगे। इस समय वहां कोई भी नहीं था और केवल दो लोग ही थे जिन्हें कार्रवाई करने का अवसर मिला। उन दो दरिद्रों की हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की?
मैं देख रहा हूं कि वे जीवन से थक चुके हैं। याओ याओ, चलो उन दो कुत्तों को ढूंढते हैं जो एक पुरुष और एक महिला हैं और अपना बदला लेते हैं। ली यान की आंखें गुस्से से भरी थीं। अध्याय 58। दंपति बारबेक्यू कर रहे थे। जब अर्जुन और सान्या उनके दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अंकल वांग और आंटी झांग व्यस्त थे। स्वाभाविक रूप से आंटी झांग का ध्यान सीधे अर्जुन और उसके बगल में बैठी महिला पर गया। जब उसने सान्या को देखा तो वह दंग रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ही दिन में दो देवी जैसी महिलाओं को देख पाएगी। तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए, चेन। अरे नहीं, तुमने हमारे घर पर किसी बड़े आदमी को क्यों बुलाया? वे शायद बड़े होटलों में खाने के आदी हैं। तुम उन्हें इस तरह की घटिया जगह पर कैसे ला सकते हो? आंटी झांग अभी भी घबराई हुई थीं और उनके खाने के स्तर को लेकर चिंतित थीं। उन्हें डर था कि यह उनके मानकों के मुताबिक नहीं है और कहीं गलती से अर्जुन की महत्वपूर्ण मीटिंग में खलल न पड़ जाए। अर्जुन मुस्कुराया, हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मैंने उसे सिर्फ बातें करने के लिए नहीं बुलाया है। आंटी झांग, क्या आपको नहीं लगता कि मैंने इतनी बार खाया है कि मुझे पता है कि आपका खाना कितना अच्छा है? मैं गारंटी देता हूं कि इसे खाने से उस आदमी के मुंह में पानी आ जाएगा। आंटी झांग तारीफ से खुश हो गईं। उन्होंने अपनी कमीज घुमाते हुए सान्या की तरफ देखा और पूछा, चेन, क्या ये तुम्हारी है? वह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अर्जुन कुछ बताने ही वाला था कि सान्या आंटी झांग के पास गई और बोली, आंटी झांग, ये वाकई आप ही हैं। क्या अंकल वांग अंदर हैं? आप शायद भूल गई हैं कि मैं कौन हूँ। 5 साल पहले मैं आपके फूड स्टॉल पर अक्सर आने वाले ग्राहकों में से एक था। सान्या की बातें सुनने के बाद आंटी झांग को अभी भी याद नहीं आ रहा था कि वह कौन थी। वह बस मुस्कुराकर कह सकी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी खूबसूरत महिला को देख पाऊंगी, जो वास्तव में मेरी पिछली ग्राहकों में से एक थी। और हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेन और तुम ग्रेजुएशन के बाद भी साथ रहेंगे। यह अच्छी बात है। जब सान्या को इस बात की तारीफ मिली कि वे दोनों कितने प्यारे हैं, तो वह अंकल वांग को नमस्ते कहने के लिए रसोई में भाग गई। अर्जुन वैसे भी आगे कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए वह खुले निजी कमरे के दरवाजे की ओर चला गया। जब उसने अंदर देखा तो उसने देखा कि रजत शेनॉय और मेघना शेनॉय अंदर बैठे थे, जबकि एक सूट पहने आदमी कोने में बैठा था जो शायद ड्राइवर था। जब रजत शेनॉय ने अर्जुन को दरवाजे से बाहर आते देखा तो वह बहुत उत्साहित हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने न केवल ये देखा कि उसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई है, बल्कि उसे परेशान करने वाली सभी छोटी छोटी समस्याएं भी दूर हो गई हैं। उनके लिए अर्जुन को देखना किसी ऐसे व्यक्ति को देखने जैसा था जिसने उनकी जान बचाई हो। अर्जुन, आप आखिरकार यहाँ आ ही गए। कृपया मुझे अपनी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करने के लिए शराब के 3 गिलास पीने दीजिए। जब रजत शेनॉय ने अपनी बात पूरी की तो उसने शराब के 3 गिलास डाले और उत्सुकता और खुशी के साथ एक के बाद एक उन्हें पी गया। पिताजी, इतना मत पीजिए, आप अभी ठीक हुए हैं, मेघना शेनॉय ने सलाह दी। दरअसल वह काफी हैरान थी क्योंकि जब से वह छोटी थी तब से दूसरे लोग उसके पिता के सामने शराब पीते थे, लेकिन अब स्थिति उलट थी। अर्जुन के बैठने से पहले ही उसके पिता 3 शॉट पी चुके थे। इसका अर्थ था अर्जुन के प्रति परम आदर। अर्जुन को नहीं लगा कि रजत शेनॉय ऐसा कुछ करेंगे, इसलिए उन्होंने भी एक टोस्ट लौटा दिया। पीछे सान्या ध्यान से खाने की प्लेट पकड़े हुए अंदर चली गई। जब उसने खाना टेबल पर रखा तो वह अर्जुन के दाहिने हाथ की तरफ बैठ गई। चूंकि वह उस स्थान पर बैठी थी, ऐसा लग रहा था कि अर्जुन को खूबसूरत महिलाओं ने घेर रखा है और उनके बगल में मेघना शेनॉय और सान्या बैठी हैं। जाहिर है, रजत शेनॉय पहले भी सान्या से मिल चुके थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिस महिला का जिक्र उनकी बेटी ने उस दोपहर किया था, वह दरअसल सान्या ही थी। उसने सान्या की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए किसी को नियुक्त किया और जब उसे उसके बारे में पता चला तो वह ये सोचकर दुखी हुआ कि सान्या का जीवन कितना अच्छा था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह कितनी भाग्यशाली थी कि वह इस विशालकाय ड्रैगन पर चढ़ गई जो आसमान की ओर उड़ने वाला था। यदि अर्जुन पूरी तरह से आगे बढ़ गया तो सान्या जल्द ही शाखा पर फीनिक्स बन जाएगी। इसलिए उनकी बेटी को भी गति पकड़नी चाहिए। उन्होंने मेघना शेनॉय को आंख मारते हुए कहा, मेंगजिया, तुम मिस्टर अर्जुन और मिस सन की उम्र के ही आसपास हो, है न? भविष्य में और अधिक संपर्क में रहना, उनसे सीखने का यह अच्छा समय है। तुम मिस्टर अर्जुन और मिस सन को टोस्ट क्यों नहीं देती? मेघना शेनॉय की आंखें चौड़ी हो गईं। वह पहले से ही सान्या के प्रति शत्रुतापूर्ण थी। उसके पिता उसे टोस्ट कैसे बना सकते थे? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह उस महिला के सामने झुक रही थी? वह इस विचार को अस्वीकार करने ही वाली थी कि बाहर से एक तीखी आवाज आए, वो छोटी कुतिया सान्या, उसे यहाँ छिपकर घूमने का क्या काम है? आवाज सुनकर वहां बैठे लोगों को कुछ बेचैनी महसूस हुई। सान्या, छोटी कुतिया,
रजत शेनॉय ने गुस्से से जियाओ जू की ओर देखा जो निजी कमरे के कोने में बैठा था और कहा, जियाओ जू, इन महत्वहीन लोगों से छुटकारा पाओ। पीछे मत हटो, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा बचाव करूंगा। समझ गया। जियो जू उठ खड़ा हुआ, निजी कमरे का दरवाज़ा खोला और चला गया। अर्जुन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह कौन है, क्योंकि उसकी आंखों में उसे मारने की इच्छा चमक रही थी। क्या वे दोनों महिलाएं मरना चाहती थीं? वे बार बार उसके धैर्य की परीक्षा क्यों ले रही थीं? अर्जुन ने उन्हें इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वे महिलाएं थीं। जब सान्या ने बाहर से आई आवाज़ सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह खड़ी हो गई। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह मेरा मामला है, मैं इसे संभाल लूंगी। तुम आगे बढ़ो और प्रेसिडेंट शेन के साथ बातचीत जारी रखो। उसने देखा था कि अर्जुन कितना हिंसक हो सकता है, यहाँ तक कि उसने चेन परिवार के पिता को पीटने की हिम्मत भी की थी। यह आदमी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रुकता था। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि वे दोनों लोग केवल उसके लिए आए थे। अगर वह अर्जुन को इसमें घसीटती तो यह अच्छा नहीं होता। अर्जुन ने कुछ सेकंड सोचा और इस बात पर सहमत हो गया क्योंकि रजत शेनॉय का आदमी पहले ही उनसे भिड़ने के लिए बाहर जा चुका था। वैसे भी दोनों महिलाएं ज्यादा नुकसान नहीं कर सकती थीं। निजी कमरे के बाहर जब आंटी झांग ने सिर से पैर तक ब्रांडेड कपड़े पहने दो आक्रामक महिलाओं को देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि उनसे कैसे निपटें। लड़कियों, तुम लोगों को क्या इतना परेशान कर रहा है? क्या कोई ऐसी बात है जो बैठकर बात करने से हल नहीं हो सकती? रितिका सूर्यवंशी ने आंटी झांग की ओर एक निराशाजनक नज़र डाली और एक कदम पीछे हट गई। मेरे पास से दूर हो जाओ, बूढ़ी औरत। तुम्हारे गंदे कपड़ों पर शायद सैकड़ों कीटाणु हैं। क्या तुम नहीं देख सकती कि मैंने अपने सुंदर शरीर पर ब्रांडेड कपड़े पहने हैं? अगर तुमने इसे गंदा किया है तो क्या तुम पैसे चुका पाओगी? आंटी झांग थोड़ी शर्मिंदा थीं। आखिरकार वह सिर्फ ईमानदार थीं। वह बस इतना ही कर सकती थीं कि पीछे हटें और माफ़ी मांगें। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लड़की। जब अंकल वांग ने रितिका सूर्यवंशी के मुंह से ये दर्दनाक शब्द सुने तो वे सीधे रसोई से बाहर चले गए और रितिका सूर्यवंशी और ली शिन को एक भयानक नज़र से देखा। तुम दोनों बदतमीज लड़कियां, ये जगह तुम जैसे लोगों का स्वागत नहीं करती। भाग जाओ। अगर उसकी पत्नी का अपमान किया गया तो बेशक उसे उसके लिए खड़ा होना था। तो क्या हुआ अगर उनके कपड़े गंदे थे? जब तक उन्होंने जो पैसा कमाया वह साफ था, यह कोई शर्मनाक बात नहीं होनी चाहिए। ली शिन नाराज थी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक गरीब किसान उनसे इस तरह बात करेगा। उसने अपनी पतली उंगलियों से अंकल वांग और आंटी झांग की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? ऐसा मत सोचो कि मैं अपने पिता से तुम्हारी दुकान बंद नहीं करवा सकती। तुम दोनों गरीब गंदे किसानों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे पूछो? ली शिन, भाग जाओ। बकवास, मेरा मतलब है, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुमने रिवर्सिटी के ओरिजिन्स ऑफ साइंस ग्रुप के बारे में नहीं सुना है? अगर मेरे परिवार के ग्रुप का हर कर्मचारी एक पूल में थूक दे तो तुम दोनों गरीब किसान डूब सकते हो। जब अंकल वांग ने सुना कि उसने क्या कहा तो वह आग बबूला हो गया। वह लगभग उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन जब उसने रिवर्सिटी के विज्ञान समूह की उत्पत्ति का नाम सुना तो वह स्तब्ध रह गया। ओरिजिन्स ऑफ साइंस ग्रुप रिवर्सिटी के शीर्ष 10 प्रसिद्ध उद्यमों में से एक था। वह एक सीईओ की बेटी थी जबकि वह सिर्फ एक मामूली खाद्य स्टॉल का मालिक था। वह उस स्तर के किसी व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। पुराने धन से दुश्मनी करना पूरे परिवार की आय के स्रोत को खत्म करने का एक निश्चित तरीका है। रितिका सूर्यवंशी और ली शिन को उस समय एक अजीब सी खुशी महसूस हुई जब उन्होंने अपने सामने दो लोगों को सिर झुकाए देखा। ली शिन ने उन दोनों को कृपालुता से देखा और एक बार फिर अंकल वांग की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या वह कुतिया सान्या अंदर है? मैं तुम गरीब किसानों को सलाह देती हूँ कि इस कुतिया को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, सूट पहने एक आदमी उसके सामने आ गया। उसने तुरंत उसकी उंगली पकड़ी और उसे एक तरफ धकेल दिया। श्री अर्जुन और अध्यक्ष शेन अंदर मीटिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपकी बकवास का एक और अंश सुनूंगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। जिस व्यक्ति ने ये शब्द कहे थे वह शियाओजू था जो 3 साल से सेना में है। अपनी छुट्टी के बाद शियाओजू रजत शेनॉय के लिए काम कर रहा था। उनके लिए कई सालों तक काम करने के बाद स्वाभाविक रूप से उसने किसी की क्षमता का आकलन करना सीख लिया। ये देखकर कि राष्ट्रपति शेन श्री अर्जुन का कितना सम्मान करते थे और उनके प्रति कितनी विनम्रता से पेश आते थे, इसका मतलब था कि श्री अर्जुन राष्ट्रपति शेन के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसके अलावा अध्यक्ष शेन ने उनसे अनुरोध किया कि वे इसकी देखभाल करते समय पीछे न हटें। बेशक उन्हें वही करना था जो उन्हें बताया गया था। उसे किसी भी कीमत पर श्री अर्जुन और सुश्री सुन को खुश करना था, जो निजी कमरे में थे।
उस समय उस व्यक्ति ने सुश्री सन का अपमान किया था। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह व्यक्ति महिला थी या नहीं। अब समय आ गया है इसे बिगाड़ने का। अध्याय 59। उस समय सान्या घटनास्थल की ओर चल पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति शेन का ड्राइवर वास्तव में मारपीट पर उतारू हो जाएगा। क्या आजकल ड्राइवर हमेशा मारपीट करने के लिए तैयार रहते हैं? हालांकि वह नहीं जानती थी कि ली शिन कौन है, लेकिन सान्या बता सकती थी कि वह एक अमीर परिवार से थी और निश्चित रूप से वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसके साथ ड्राइवर को खिलवाड़ करना चाहिए। जब ली शिन ने सान्या को देखा और सूट पहने उस आदमी की तरफ देखा जो शारीरिक रूप से मजबूत था, तो उसे एहसास हुआ कि वह सान्या का बचाव करने के लिए यहाँ आया था। इससे वह और भी क्रोधित हो गई। यो, क्या ये कुतिया सिर्फ इसलिए खुद को कुछ समझती है क्योंकि उसके पास सूट पहने एक आदमी है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, ड्राइवर जियाओ जू ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के थप्पड़, गाल पर जोरदार तमाचा। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। अगर मैं और बकवास सुनूंगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये थप्पड़ सुश्री सन की ओर से है। उस क्षण पूरे स्थान पर सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि जियाओ जू को उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने में कोई संकोच नहीं होगा। अंकल वांग और आंटी झांग के दिलों में एक साथ उछाल आया। उन्हें पता था उस पल उनका अंत हो चुका है। वह लड़की ओरिजिन्स ऑफ साइंस ग्रुप के सीईओ की बेटी थी। तुम्हें उसे नाराज करने की क्या जरूरत थी? चुप रहने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। रितिका सूर्यवंशी ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे खींच लिया। वह इस डर से भयभीत दिख रही थी कि सूट पहने आदमी उसके साथ भी कुछ करेगा। दूसरी ओर ली शिन का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। उसने बस अपनी आंखें खोलकर अपना चेहरा पकड़ा हुआ था। पूरी जिंदगी में किसी ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की। जब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ है, तो वह गुस्से से लाल हो गई। उसने जियाओ जू की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुमने मुझे मारा है? क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता कौन हैं? तुम मर चुके हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। मर चुके हो। उस समय ली शिन अपने बिखरे बालों के साथ एक पागल औरत थी। उसके चेहरे पर प्यारा मेकअप उसके घिनौने हाव भाव के साथ असंगत लग रहा था। वह लड़ाई में कूदने ही वाली थी कि उसे रितिका सूर्यवंशी ने पीछे खींच लिया जो उसके पीछे थी। शिन, किसी आदमी से लड़ाई मत करो। अगर हम चाहें तो उसे प्रताड़ित करने के हजारों तरीके हैं। ली शिन ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया क्योंकि उसे लगा कि उसके चेहरे पर लाल गर्म निशान उभरने लगे हैं। उसने जियाओ जू को, जो उसके और सान्या के सामने थी, एक घातक नज़र से देखा। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ था वह सब उस कुतिया की गलती थी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम दोनों आज इस गली से जाने की कोशिश मत करना। बस मेरे पिता के आने तक इंतजार करो। मैं तुम दोनों के चेहरे खराब कर दूंगी। जब वह बोल चुकी तो ली शिन ने अपना फ़ोन निकाला और डायल करना शुरू कर दिया। जब रितिका सूर्यवंशी ने ली शिन को फ़ोन करते देखा तो वह और भी घमंडी हो गई। उसने जियाओ जू की ओर ठंडी आवाज़ में कहा, चुड़ैल, मुझे यकीन है कि तुम नहीं जानते कि तुमने अभी किसको मारा है। मुझे तुम्हें बताने में कोई आपत्ति नहीं है। वह ओरिजिन ऑफ साइंस ग्रुप के सीईओ की बेटी है। क्या तुमने ओरिजिन ऑफ साइंस ग्रुप के बारे में सुना है? ये रिवर्सिटी का शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली समूह है। अब तुम्हें बेहतर अंदाजा है कि तुमने किसके साथ खिलवाड़ किया है। तुम उसकी तुलना में कौन हो? उसके पास तुम्हें प्रताड़ित करने के लाखों तरीके हैं। जब उसका काम खत्म हो गया तो उसने सान्या की ओर एक मौत भरी निगाह से देखा। सान्या, ओह सान्या, तुम्हारा जीवन कितना शानदार है। हर जगह तुम्हारा बचाव करने वाला कोई है। लेकिन तुम तो बस एक बदकिस्मत हो, है ना? तुम सिर्फ उन्हें बड़ी मुसीबत में डालती हो। जब जियाओ जू ने ओरिजिन्स ऑफ साइंस ग्रुप का नाम सुना तो उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि लड़की इतने बड़े नाम से जुड़ी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीजें अनुपात से बाहर हो गई थीं, क्योंकि ओरिजिन्स ऑफ साइंस ग्रुप वर्तमान में रजत शेनॉय की नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन के साथ कई परियोजनाओं पर काम कर रहा था। हालांकि उसने अपनी अंतरात्मा पर भरोसा किया। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। राष्ट्रपति शेन की नज़र में ओरिजिन्स ऑफ साइंस ग्रुप जैसी 1000 कंपनियां भी श्री अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकती। क्या राष्ट्रपति शेन ओरिजिन्स ऑफ साइंस ग्रुप के सीईओ के अधीन होंगे? कभी नहीं। क्या राष्ट्रपति शेन ओरिजिन्स ऑफ साइंस ग्रुप के सीईओ के लिए सम्मानपूर्वक 3 शॉट लेंगे? कभी नहीं। क्या राष्ट्रपति शेन महज कुछ लाख की खातिर श्री अर्जुन के साथ अपने रिश्ते का त्याग करेंगे? लाखों सालों में भी कभी नहीं। जब जियाओ जू को उन विचारों का पता चला तो उसने अपना आत्मविश्वास वापस इकट्ठा किया और अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया और अपनी पीठ सीधी की।
उसने कहा, किसी को भी सुश्री सन के साथ शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार नहीं है, चाहे वे ओरिजिन ऑफ साइंस ग्रुप के सीईओ हों या रिवर सिटी के मेयर। सान्या उसके शब्दों से चौंक गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि एक ड्राइवर में ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हो सकती है। फिर भी वह बेवकूफ़ नहीं थी। वह जानती थी कि वह ऐसा कर सकता है क्योंकि यह रजत शेनॉय का निजी कमरे से किया गया अनुरोध था, या शायद यह अर्जुन का निजी कमरे से किया गया अनुरोध था। शेन परिवार निश्चित रूप से अर्जुन के साथ अच्छा व्यवहार करता है। उस समय वह ये जानने को उत्सुक थी कि अर्जुन ने ऐसा क्या किया कि एक ड्राइवर उसे इतनी सीधी सुरक्षा दे सका, और फिर रजत शेनॉय जैसे व्यक्ति ने अर्जुन के साथ इतनी अधीनता से कैसे पेश आया। अचानक उसे एहसास हुआ कि 5 साल बीत चुके हैं। जिस अर्जुन को हजारों लोग बेकार कहते थे, वह पूरी तरह बदल चुका था। पिछले 5 सालों में उसके साथ क्या हुआ? वह कहाँ गया? लीशिन की कॉल आखिरकार लग गई। लाइन पर मौजूद व्यक्ति शियाओजू की आवाज़ सुन सकता था और इससे नाराज था। उसने कहा, शिन तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? तुम्हें क्या हुआ? जो व्यक्ति तुमसे बात कर रहा है वह सभ्य लग रहा है। लीशिन की आंखों में आंसू आ गए। वह रो पड़ी, पिताजी आकर मुझे बचाओ, आपकी बेटी लगभग मर ही गई थी। मैं ईस्ट फॉरेस्ट लेन के लॉट 15 में हूँ। मैंने अभी अभी गलत बोला और फिर अचानक एक आदमी और एक महिला ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। किसी ने थप्पड़ मारा। पिताजी, आपने अभी जो आवाज़ सुनी वह वही आक्रामक व्यक्ति था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं इतना अपमानित हुआ कि अब मैं मर चुका हूँ। ऋतिका सूर्यवंशी ने जोर से कहा, जिना, आपके पास जीने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। लाइन पर मौजूद व्यक्ति को लगा कि स्थिति गंभीर है और एक गरिमा में आवाज़ ने जवाब दिया, आप यहीं रुकें, मैं उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। मैं बैकअप लेकर आ रहा हूँ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि मेरी छोटी बच्ची को छूने की हिम्मत किसने की। उसने फ़ोन रख दिया। लीशिन जो आधी रो रही थी ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। उसने अपनी बाहें क्रॉस की और सान्या और शियाओजू को मुस्कराते हुए देखा। मेरे पिता जल्द ही आ रहे हैं। अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेको और मेरी ऊंची एड़ी की धूल चाटो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। चाची झांग, जो बगल से सब कुछ सुन रही थी, आधी मौत से डर गई। उसका दिमाग खाली हो गया और वह लीशिन के सामने घुटनों के बल बैठ गई और अपनी आस्तीन से अपने जूते सावधानी से पोंछे। मिस, मुझे इसे आपके लिए साफ करने दीजिए। मैं आपकी दया की भीख मांगता हूँ, इन बच्चों को माफ़ कर दीजिए क्योंकि वे ज़्यादा नहीं जानते। मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। लीशिन ने अपने नीचे बैठी महिला को घृणा से देखा और उसे लात मारी। पतली एड़ी आंटी झांक के पेट पर लगी और लीशिन ने थूकते हुए कहा, मेरे पास से दूर हो जाओ, तुम बेचारे किसान। क्या तुम जानते हो कि मेरे जूते कितने महंगे हैं? अगर तुमने इनमें कुछ किया तो क्या तुम इसे खरीद पाओगे? आंटी झांग ने अपना पेट पकड़ लिया और फर्श पर गिर पड़ी। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। आखिरकार पतली एड़ी से पेट पर चोट लगना वाकई दर्दनाक था। चाचा वांग आगे बढ़े और चाची झांग को सहारा देकर मेज पर ले गए। उन्होंने लीशिन को एक घातक नज़र से देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अचानक जियोजू तेजी से आगे बढ़ी और लीशिन के पेट पर एक लात मारी। वह जानता था कि इस जगह के मालिक दंपत्ति श्री अर्जुन के मित्र थे। अगर ऐसा नहीं होता तो श्री अर्जुन राष्ट्रपति शेन को इस जगह पर खाने के लिए आमंत्रित नहीं करते। जब लड़की ने श्री अर्जुन के दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार किया तो वह आग बबूला हो गया। 7 फीट लंबे आदमी के रूप में वह ये सब और नहीं देख सकता था, भले ही श्री अर्जुन न होते। लीशिन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह उस पर हमला करेगा। उसका पेट पलट गया और दर्द लहरों की तरह आया। यह असहनीय था। उसका पूरा शरीर मुख्य द्वार की ओर उछल गया। उसी समय एक मेबैक उस स्थान के सामने आकर रुकी। ली कैंगफू, जिसने कार से यह पूरी घटना देखी, पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसने दरवाज़ा खोला और अपनी आंखों के कोने से एक लिंकन को देखा जिस पर एक जानी पहचानी कार की प्लेट लगी थी। हालांकि उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसने जो देखा उससे वह क्रोध में अंधा हो गया था। कौन है वो कमीना जिसने मेरी बेटी को छुआ? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अध्याय 60। जब लीशिन ने अपने पिता की आवाज़ सुनी तो उसका पूरा शरीर कांप उठा और वह रेंगते हुए आगे बढ़ी और उसने बहुत दर्द होने का नाटक किया। वह रो पड़ी, पिताजी, भगवान का शुक्र है कि आप आ गए। अगर आप थोड़ी देर से आते तो मैं इन लोगों द्वारा मार दी जाती। ली कैंगफू अपनी प्यारी बेटी के पास गया और उसे उठाने में मदद की। उसने अपने पीछे खड़े अंगरक्षकों को आदेश दिया, इस जगह को बर्बाद कर दो। सभी को यहाँ से बाहर निकालो। मेरी बेटी को चोट पहुँचाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति में हिम्मत है। स्वाभाविक रूप से जियाओजू उन्हें दुकान को बर्बाद करने नहीं दे सकता था।
वह बस इतना कर सकता था कि अपने शरीर से सभी के लिए प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दे, लेकिन वह केवल इतना ही कर सकता था। प्रशिक्षित विशेष बलों के अंगरक्षकों के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। कुछ ही सेकंड में ली कैंगफू के अंगरक्षकों ने शियाओ जू को जमीन पर पटक दिया। ली शिन ने देखा कि जियाओ जू कैसे गिर गया और वह ठंडी हंसी हंसी। तुम पागल होना चाहते थे तो ये यहाँ है। क्या वह तुम्हारे लिए बहुत पागलपन था? थप्पड़। ली शिन ने जियाओ जू के गाल पर थप्पड़ मारा और अपनी ऊंची एड़ी के जूते से उसे लात मारी। वह बहुत खुश थी। माफिया, मेरे सामने इतनी सख्त हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? अब तुम्हारा पागलपन कहाँ है? होह। जियाओ जू की आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। उसने ली कैंगफू और ली शिन को एक खतरनाक नज़र से देखा और गरजते हुए कहा, तुम दोनों को पता ही नहीं है कि तुमने किससे पंगा लिया है। ली शिन ने ठंडी सांस ली। सान्या की ओर इशारा करते हुए उसे अचानक एक विचार आया। उसने अंगरक्षकों से कहा, इस कुतिया को पकड़ो, मैं इसे बर्बाद करने जा रही हूँ। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं इसे खत्म कर दूंगी तो उसका सुंदर चेहरा कैसा दिखेगा। देखते हैं कि तब कौन उसे पसंद करेगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उच्च प्रशिक्षित अंगरक्षक सान्या की ओर दौड़ पड़े। सान्या का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। वह असहाय थी क्योंकि उसने उन अंगरक्षकों को अपनी ओर बढ़ते देखा। अचानक एक आकृति उसके सामने खड़ी थी, उसे बचा रही थी। मैं बस खाना खाना चाहता था। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी जिसमें हत्या का कुछ अंश था। यह अर्जुन था। जब ली शिन ने अर्जुन को देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने तुरंत आदेश दिया, जब तुम वहां हो तो उस कमीने को भी ले आओ। कितना बढ़िया है, मैं तुम दोनों को एक ही समय में चोद सकती हूँ। जब ऋतिका सूर्यवंशी ने देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त कितनी साहसी है तो वह उत्साहित हो गई और बोली, ली शिन, तुम बहुत अच्छी हो। ली शिन ने अपनी दोनों बाहें इस तरह मोड़ ली मानो वह कोई रानी हो जो सब पर शासन करती हो। अंगरक्षक तेजी से अर्जुन की ओर दौड़े। सच कहूं तो अर्जुन अपने सामने जो कूड़ा कचरा देख रहा था उससे वह तंग आ चुका था। एक अंगरक्षक ने अर्जुन की ओर जोरदार मुक्का मारा, लेकिन अर्जुन ने पलटवार करते हुए अंगरक्षक की बांह पकड़ ली। सभी ने एक दरार की आवाज सुनी। यह आवाज अंगरक्षक के हाथ टूटने की थी। अगले ही पल अर्जुन ने अपना दाहिना पैर उठाया और आगे की ओर जोर से धक्का मारा। अचानक तीनों अंगरक्षक जमीन पर गिर पड़े और लड़ने की सारी क्षमता खो बैठे। बचे हुए कुछ अंगरक्षक अर्जुन पर हमला करने ही वाले थे कि उसने उनकी ओर ठंडी निगाह से देखा। एक क्षण में सभी ने स्वतः ही एक कदम पीछे ले लिया। उन्होंने पहले कभी किसी की इतनी भयंकर निगाह नहीं देखी थी। यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में उन्हें जो भयंकर नर शेर मिले थे वे भी अर्जुन की निगाह से इतने डरावने नहीं थे। उनके सामने खड़े उस युवा लड़के की एक नज़र से उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता था तथा मृत्यु का भय धीरे धीरे उनके शरीर में समा जाता था। वे डर कर जम गए। यदि वे हिलते तो उनकी मृत्यु हो जाती। अर्जुन एक एक कदम आगे बढ़कर ली शिन और ली कैंगफू की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी जो किसी को भी डरा सकती थी। ली शिन अपने पिता की ओर दौड़ी और हैरानी से बोली, पिताजी, हम क्या करें? ये बच्चा लड़ सकता है। ली कैंगफू, जो कई उद्यमों के लंबे समय तक सीईओ रहे थे और उन्हें बहुत अनुभव था, वे शांत थे। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, क्या तुमने मुझे छूने की हिम्मत की? क्या तुम देखना चाहते हो कि अगर तुमने ऐसा किया तो क्या परिणाम होंगे? तुम कभी भी रिवर्सिटी से बाहर कदम नहीं रख पाओगे। जब उसने ये शब्द कहे तो पीछे से जोरदार आवाज आई। निजी कमरे का दरवाजा खुला और रजत शेनॉय और मेघना शेनॉय बाहर आए। उस समय रजत शेनॉय का चेहरा हरा हो गया। श्री अर्जुन को अपने साथ भोजन के लिए राजी करना पहले से ही कठिन कार्य था, लेकिन जिस व्यक्ति से वह आखिरी बार मिलना चाहते थे वह वहां उपस्थित हो गया। अगर यह कोई और होता तो यह इतना बुरा नहीं होता, लेकिन ये ली कैंगफू ही होना चाहिए था जो उस समूह का सीईओ था जिसके साथ उसका समूह कई वर्षों से काम कर रहा था। जब ली कैंगफू ने रजत शेनॉय को देखा तो वह थोड़ा हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष शेन इतनी गंदी जगह पर खाना खा रहे होंगे। एक राष्ट्रपति जिसकी कुल संपत्ति अरबों में हो, वह इतनी सस्ती जगह पर खाना खा रहा हो, यह अविश्वसनीय बात है। ली कैंगफू की अभिव्यक्ति मुस्कुराहट में बदल गई और उन्होंने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। राष्ट्रपति शेन, मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। रजत शेनॉय ने ठंडी सांस ली और ली कैंगफू की ओर बढ़ा। उसने पूरी गंभीरता से कहा, नाटक बंद करो, मैं तुम्हें नहीं जानता। ली कैंगफू की मुस्कान और भी सख्त हो गई। कुछ देर पहले ही दोनों ने ताश खेला था, उसका क्या मतलब था? ली कैंगफू की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना रजत शेनॉय ने आगे कहा, ली कैंगफू, ओह ली कैंगफू,
तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है। तुम्हें मिस्टर अर्जुन को नाराज नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि यह अच्छा है कि तुम अब यहाँ हो। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। आज के बाद से नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन और तुम्हारे ओरिजिन्स ऑफ साइंस ग्रुप के बीच सभी सहयोग रद्द कर दिए गए हैं। क्या? ली कांगफू अचंभित रह गया। सारे सहयोग रद्द कर दिए? क्या रजत शेनॉय पागल हो गए हैं? वे यहाँ करोड़ों के मुनाफे की बात कर रहे हैं। क्या इसे यूं ही रद्द कर दिया गया क्योंकि मैंने मिस्टर अर्जुन को नाराज कर दिया है? उसे याद नहीं था कि उसने ऐसा क्या किया था जिससे श्री अर्जुन नाराज हो गए थे। ली कांगफू कुछ कहने ही वाले थे कि रजत शेनॉय अर्जुन के पास आए और फुसफुसाए, मिस्टर अर्जुन, कृपया मुझे ये काम करने दीजिए। उस समय सभी को आश्चर्यचकित होने की बारी थी। क्या रजत शेनॉय ने एक युवक से धीरे से बात की? मिस्टर अर्जुन, यह आदमी कितने साल का था? रजत शेनॉय ने उसे मिस्टर अर्जुन क्यों कहा? ली कांगफू ने आंखें मूंद ली और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। सामने खड़ी कार रजत शेनॉय की होनी चाहिए। रजत शेनॉय के लिए किसी को इस जगह पर खाने के लिए आमंत्रित करना असंभव था। एकमात्र संभावना ये थी कि ये दूसरे पक्ष की सिफारिश थी। रजत शेनॉय ने दूसरे पक्ष के इस अनुचित अनुरोध को क्यों स्वीकार किया? इसके अलावा वह अपनी प्यारी बेटी को यहाँ भोजन करने के लिए क्यों लाया? अजीब बात यह है कि रजत शेनॉय की आवाज़ और उनके द्वारा किए गए सभी कामों से ऐसा लग रहा था कि उनका उद्देश्य सामने वाले को खुश करना था। इतना कि उन्होंने अपने समूह के सभी प्रोजेक्ट बंद कर दिए। वह जानते थे कि रजत शेनॉय कैसे हैं। अनुभवी और प्रतिभाशाली उद्यमी लाभ को किसी भी चीज़ से ऊपर रखते थे। उन सभी लाभों को त्यागने का मतलब ये होगा कि उसके पीछे जो आदमी है वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ उसे उलझना चाहिए। क्या ये हो सकता है कि श्री अर्जुन मूल रूप से जियानगन प्रांत से आए थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जियानगन प्रांत में कोई मल्होत्रा परिवार नहीं था। एकमात्र संभावना ये थी कि उनका परिवार कैपिटल सिटी से आया था। जैसे ही वह उन विचारों के चक्र में उलझा, ली कांगफू के हाव भाव तुरंत बदल गए। कैपिटल सिटी के परिवार पिरामिड के शीर्ष पर रहने वाले लोग थे। हाथ की एक लहर रिवर सिटी के किसी भी परिवार को खत्म कर सकती थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि क्या होगा। ली कांगफू के माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी और उसकी पीठ पूरी तरह गीली हो गई। उसे पता था कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो पूरा ली परिवार ऐसी जगह गिर जाएगा जहां से वापसी नहीं हो सकती। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधे अर्जुन के पास गया और झुककर बोला, मिस्टर अर्जुन, मुझे सच में बहुत दुख है। ये सब मेरी गलती है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जब ली शिन और ऋतिका सूर्यवंशी ने उसकी बातें सुनी तो वे पूरी तरह दंग रह गए। उसके पिता एक युवक से माफी मांग रहे हैं। उसे बस घुटने टेकने की जरूरत थी और यह पूरा पैकेज बन जाएगा। ली शिन अपनी इज्जत नहीं गंवा सकती थी। उसने कहा, पिताजी, आप ऐसे क्यों हो रहे हैं? ये बदमाश। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, ली कांगफू ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि ली शिन जमीन पर गिर पड़ी। तुमने अपने बड़े मुंह से मुझे लगभग मरवा ही दिया। क्या तुम जानते हो कि तुमने किसको नाराज किया है? ली शिन अचंभित रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता उसे एक अजनबी की वजह से पीटेंगे। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। ली कांगफू का चेहरा फिर से चापलूसी से भर गया। उसने अर्जुन से कहा, मिस्टर अर्जुन, मैंने अपनी बेटी को ठीक से नहीं पढ़ाया। मैं भविष्य में उसके साथ और अधिक अनुशासन में रहूंगा। कृपया इस बार हमें माफ कर दें। अर्जुन पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ा और न ही वह अंकल वांग के उद्घाटन के दिन कोई परेशानी खड़ी करना चाहता था। उसने घायल और पीटे गए ड्राइवर शियाओ जू की ओर देखते हुए कहा, उसकी पिटाई इसलिए की गई क्योंकि उसने मेरे दोस्तों का बचाव करने की कोशिश की थी। तुम्हें पता है क्या करना है? हाँ, बिल्कुल। ली कांगफू ने उत्साह से अपना सिर हिलाया। अर्जुन ने आंटी झांग की तरफ देखा जो अभी भी अपना पेट पकड़े हुए थीं और साथ ही टेबल पर कुछ टूटी हुई चीजें भी थीं। उसने आगे कहा, आपकी बेटी ने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई और साथ ही दुकान में कुछ चीजें तोड़ दीं। आज उनका उद्घाटन था, इसलिए आपको पता है कि क्या करना है। हाँ, बिल्कुल। ली कांगफू ने तुरंत जवाब दिया। अर्जुन की आंखें लगभग शांत थीं, लेकिन अचानक वे फिर से बर्फ की तरह ठंडी हो गईं और उसकी आवाज में हत्या की भावना भर गई। उसने डांटा, अगर तुमने हाँ कहा है तो मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि तुम अभी करो। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ली कांगफू बर्फ की तरह ठंडी जानलेवा आवाज से सदमे में था और अपने नितंबों पर गिर पड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल, मिस्टर अर्जुन। जब उनका काम पूरा हो गया तो अर्जुन उदासीन भाव से वापस निजी कक्ष में चले गए। कुछ कदम चलने के बाद अर्जुन कुछ सोचते हुए रुक गया। एक और बात, अभी अभी आपकी बेटी और उसकी सहेली ने मुझे थप्पड़ मारने ही वाले थे। अब आपको पता है कि आगे क्या करना है।
अध्याय 61 स्वर्गीय न्याय समूह। ली कांगफू का शरीर अकड़ गया। वह सहज ही समझ गया कि अर्जुन का क्या मतलब था। उनके शब्द एक धमकी भी थे और एक आदेश भी। उसने अपनी बेटी की ओर देखा जो जमीन पर दयनीय हालत में पड़ी थी, और दांत पीसते हुए बोला, मी। अर्जुन, मैं समझ गया। जैसे ही अर्जुन निजी कमरे में वापस आया, ली कैंगफू ने रितिका सूर्यवंशी और ली जेंग की ओर इशारा करने से पहले बॉडीगार्ड की ओर देखा। उन्हें बाहर खींचो। ली शिन को स्वाभाविक रूप से पता था कि क्या होने वाला है। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। वह पागलों की तरह संघर्ष करती हुई चिल्लाई, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। आप वास्तव में। पापा। ली कैंगफू ने उसे थप्पड़ मारने में संकोच नहीं किया। वह जानता था कि अगर उसने आज इस मामले को ठीक से नहीं संभाला तो न केवल ओरिजिन्स ऑफ साइंस समूह को नुकसान होगा, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। राजधानी के उन परिवारों के वंशज आसानी से अपने जैसे परिवारों को खत्म कर सकते थे। रिवर सिटी का मल्होत्रा परिवार इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। वह मौत से डरता था, इसलिए वह केवल समझौता ही कर सकता था। रितिका सूर्यवंशी का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। वह अर्जुन की ओर देखती रही। उसका दिल बेचैन था। सान्या का बॉयफ्रेंड कैसा इंसान था? हर बड़ा और ताकतवर व्यक्ति उससे दोस्ती करने की कोशिश क्यों कर रहा था? पहले अस्पताल के चमत्कारी डॉक्टर थे और अब नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन के चेयरमैन रजत शेनॉय। यहाँ तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त के पिता ने भी इस आदमी की वजह से अपनी बेटी को थप्पड़ मारा था। धीरे धीरे उसकी पीठ पर ठंडक छाने लगी और उसने अपनी आंखों के कोने से सान्या की एक झलक देखी। वह अच्छी तरह जानती थी कि जब तक यह आदमी उसके आसपास है, उसे इस महिला की इज्जत करनी पड़ेगी जिसे वह कभी घृणा करती थी। पापा। ली कैंगफू ने रितिका सूर्यवंशी के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। पापा। पूरे ईस्ट फॉरेस्ट लेन में लगातार थप्पड़ों की आवाज गूंज रही थी। चाचा वांग और चाची झांग उनके सामने का दृश्य देखकर अचंभित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि चेन बदल गया है, इस हद तक कि अब वह लगभग अजनबी जैसा लगने लगा था। उन्होंने एक बार अपने बेटे को चेन की स्थिति के बारे में बात करते हुए सुना था। उन्हें पता था कि चेन स्कूल में बहुत दयनीय स्थिति में है और उसे लगातार अपमानित किया जा रहा है। फिर भी अब 5 साल बाद रिवर सिटी के इन बड़े लोगों को चेन की बात सुननी ही पड़ेगी। क्या वह अब भी वही चेन था जिसे कभी कचरा कहा जाता था? बूढ़े वांग, चेन है। जैसे ही आंटी झांग कुछ कहने वाली थी, अंकल वांग ने अपनी आंखों से उन्हें संकेत देते हुए कहा, चेन अब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे लगता है कि अब उसमें एक खास आभा है। आह, भूल जाओ, मैं अभी जाकर खाना बनाऊंगा। उन्हें अभी भी खाना चाहिए। निजी कमरे के अंदर चारों ने अपनी अपनी सीटें लीं। मिस्टर अर्जुन, क्या आपको ली कैंगफू से निपटने के लिए मेरी जरूरत है? रजत शेनॉय ने पूछा। जब तक अर्जुन सहमत होता, वह कॉर्पोरेशन द्वारा ओरिजिन्स ऑफ साइंस समूह पर दबाव डालता और ली परिवार की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नष्ट कर देता। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और खाने का एक निवाला खाया और फिर कहा, ली कैंगफू की बेटी बस एक छोटी सी शरारती है। उसे अब जो सजा मिल रही है वह उसे सबक सिखाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। हालांकि अगर दूसरी पार्टी अभी भी इससे नहीं सीखती है तो मैं स्वाभाविक रूप से उससे निपट लूंगा। मेघना शेनॉय ने भौहें सिकोड़ीं। उसे नहीं पता था कि अर्जुन का क्या मतलब था जब उसने कहा कि वह इससे निपट लेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह ली परिवार को मारना चाहता था? वे एक शांतिपूर्ण समाज में रह रहे थे और वह किसी को मारना चाहता था। तो फिर यही सबसे अच्छा है। वैसे मिस्टर अर्जुन, आपने मुझे सिर्फ इस खाने के लिए नहीं बुलाया है न? रजत शेनॉय ने सीधे मुद्दे पर बात की। एक व्यवसायी के तौर पर वह आसानी से अनुमान लगा सकता था कि उसके सामने बैठे युवक के पास चर्चा करने के लिए दूसरे मामले भी होंगे। अर्जुन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और सिर हिलाया। उसने हल्के से कहा, हाँ अध्यक्ष शेन, आप स्वर्गीय न्याय समूह के बारे में कितना जानते हैं? रजत शेनॉय और मेघना शेनॉय की आंखें स्वर्गीय न्याय समूह के नाम मात्र से सिकुड़ गईं और उनके चेहरे भय से भर गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेवनली जस्टिस ग्रुप की पृष्ठभूमि बहुत ही चौंकाने वाली थी। 5 साल पहले हेवनली जस्टिस ग्रुप रिवर सिटी के मल्होत्रा परिवार का था। ध्रुव मल्होत्रा इस ग्रुप के नेता थे। हालांकि उस समय हेवनली जस्टिस ग्रुप में गिरावट आ रही थी, लेकिन इसका पूर्व गौरव सभी के लिए स्पष्ट था। हालांकि किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव मल्होत्रा की मौत क्लाउड लेक मैनर में आयोजित उस भोज में हो जाएगी। मल्होत्रा परिवार के सभी 3 सदस्य मारे जा चुके थे। कई ताकतों और परिवारों को अपने और मल्होत्रा परिवार के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सब एक अकेले आदमी की वजह से हुआ जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। उसके बाद स्वर्गीय न्याय समूह स्वाभाविक रूप से विभिन्न ताकतों द्वारा निगल लिया गया। जनता से सच्चाई छिपाने के लिए उन ताकतों ने स्वर्गीय न्याय समूह और उसकी संपत्तियों को कई बार पुनर्गठित भी किया।
अगर कोई अंदरूनी सूत्र न हो तो हेवनली जस्टिस ग्रुप के बारे में जानना भी असंभव होगा। रजत शेनॉय ने अर्जुन की ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, अर्जुन, आप हेवनली जस्टिस ग्रुप के बारे में इतने चिंतित क्यों हैं? ये रिवर सिटी के मल्होत्रा परिवार का हुआ करता था। अचानक रजत शेनॉय की आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह अपने सामने खड़े युवक को ऊपर से नीचे तक घूरता रहा। श्री अर्जुन, ध्रुव मल्होत्रा, मल्होत्रा परिवार, स्वर्गीय न्याय समूह। क्या ये संभव है कि यह युवक मल्होत्रा परिवार का वही युवक था जो ईस्ट कॉइन झील में गिर गया था? रुको, अर्जुन, हाँ, रिवर सिटी के मल्होत्रा परिवार के उस युवक का नाम भी अर्जुन था। वह मौत से बचकर वापस आया था। साथ ही क्या वह मरे हुओं को फिर से जिंदा करने की शक्ति लेकर लौटा था? रजत शेनॉय का दिल उथल पुथल हो गया था। उसने 10 साल से ज्यादा समय में इतने बड़े भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव नहीं किया था। उसने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वह किसी भूत को देख रहा हो। मेघना शेनॉय के लिए भी यही स्थिति थी। हालांकि उन्होंने और उनके पिता ने एक बार इस संभावना पर विचार किया था, लेकिन मल्होत्रा परिवार के उस कचरे के बारे में सोचते ही उनका यह विचार तुरंत दूर हो गया। आखिर मल्होत्रा परिवार का वह कूड़ा रिवर सिटी के सामाजिक दायरे में सबसे बड़ा मजाक था। अगर उसे और 10 साल भी दिए जाएं, तो भी वह उसके सामने खड़े युवक की उपलब्धियों तक नहीं पहुंच पाएगा। उसका नाजुक शरीर कांप उठा और चेहरा पीला पड़ गया। वह अर्जुन के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से उनकी प्रतिक्रियाएं देखीं। उसने अपनी उंगलियां 3 बार मेज पर पटकी और अचानक अपना सिर उठाते हुए उदासीनता से कहा, मैं वही अर्जुन हूं जो उस समय ईस्ट कॉइन झील में गिर गया था। रिवर सिटी के मल्होत्रा परिवार का वही अर्जुन। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इसने कमरे में एक अदृश्य जानलेवा आभा को जन्म दिया। जानलेवा आभा ने शेन परिवार के पिता और बेटी की जोड़ी को घेर लिया, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे पतली बर्फ पर चल रहे हों। मल्होत्रा परिवार का वह कचरा सचमुच वापस आ गया था। रिवर सिटी में स्थिति बदलने वाली थी। रजत शेनॉय को पूरा यकीन था कि क्लाउड लेक मैनर में हुई घटना में शामिल कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। सौभाग्य से उस समय वह व्यवसाय में व्यस्त था और मल्होत्रा परिवार के मामलों में शामिल नहीं हुआ था। अन्यथा उसका शेन परिवार वास्तव में खत्म हो गया होता। रजत शेनॉय सदमे से उभरे और एक लंबी सांस छोड़ी। अर्जुन, मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि अर्जुन के माता पिता आपकी वर्तमान उपलब्धियों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। जहां तक हेवनली जस्टिस ग्रुप की बात है, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। हेवनली जस्टिस ग्रुप की इमारत को 5 साल पहले ध्वस्त कर दिया गया था और उसकी जगह किंगहे बिल्डिंग बनाई गई थी। किंगहे बिल्डिंग की ताकतें जटिल हैं। मैंने सुना है कि इसमें सिर्फ रिवर सिटी में मार्शल आर्ट की दुनिया के लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि रिवर सिटी के कुछ पारिवारिक कबीले और व्यवसाय भी शामिल हैं। क्लाउड लेक मैनर की घटना के बाद इन ताकतों ने हेवनली जस्टिस समूह को निगल लिया। शेल कंपनियों के माध्यम से शेयरों की खरीद, संपत्ति पुनर्गठन, जबरन अधिग्रहण आदि जैसे बाजार पैंतरेबाजी करके हेवनली जस्टिस समूह को पहचान से परे होने की स्थिति में पहुंचा दिया गया। एक तरह से अब किंगहे समूह को पहले के हेवनली जस्टिस समूह के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा किंगहे समूह के प्रभारी व्यक्ति का नाम झेंग जिंगमिंग है। जब उसने झेंग जिंगमिंग का नाम सुना तो अर्जुन के शरीर से अंतहीन मात्रा में बर्फ की तरह ठंडी हत्या की भावना निकल पड़ी। वह उस नाम को कभी नहीं भूलेगा। उसके पिता के पुराने दोस्त, जिस चाचा पर उसे हमेशा भरोसा था। उस समय क्लाउड लेक मैनर का निमंत्रण पत्र झेंग जिंगमिंग ने व्यक्तिगत रूप से अपने पिता को सौंपा था। उसे ये भी स्पष्ट रूप से याद आया कि कैसे झेंग जिंगमिंग ने अपने पिता की मृत्यु वाली रात राजधानी के उस आदमी से अनुग्रह प्राप्त करने की कोशिश की थी। वह उस चेहरे को कभी नहीं भूलेगा।